I'm starting with a subject called SM Strategic Management. प्लीज शोर मत करिएगा. इसका नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. प्लीज शोर मत करिएगा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं. प्लीज मुझे बोलने दो अभी. इस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. रिश्ता वही, सोच नहीं. हमने आईटी पढ़ा, अब एसएम पढ़ेंगे. आईटी का वेटेज अभी फिलहाल 50 से बाद में 60 होगा. एसएम का वेटेज 50. आने वाले 2 अटेम्प्ट में यही वेटेज रहेगा. आईटी 50, एसएम 50. आईटी में 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, यहां पे 7 है. 7 है, पर ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे आपको क्या लगता है आईटी में अपने कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा होगा, एसएम में क्या पढ़ोगे? बिजनेस के बारे में. क्या हमें बिजनेस वाला बनना है? हम बिजनेस वाले बनेंगे. अच्छा, मतलब आपको यह लगता है कि हम लोग बिजनेस करेंगे? हम तो ऑडिटर है साहब. मैं बिजनेस करूंगा नहीं. आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं. मैं बिजनेस नहीं करूंगा, पर लोगों के बिजनेस को चेक करूंगा. अरे भाई बोल मत, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. यहां वाले कुछ मत बोलना. मुझे तुम्हारी आवाज ज्यादा आ रही, मेरी आवाज कम आ रही. हाँ, खुद ही समझ रहा नहीं मैं क्या बोल रहा हूं. कुछ मत बोलना, मुझे बोलना. रुको, बोला आप बोलने दो. ओके ना, बजाय ना. रुको अभी. अब सुनना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में हमें समझना है कि बिजनेस को अच्छे ढंग से कैसे मैनेज करें. हाउ वी कैन अचीव ऑब्जेक्टिव बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बिजनेस. दादाजी ने बिजनेस किया, पापा ने भी किया, सबने बिजनेस किया, पर उनके बिजनेस की रफ्तार और हमारे बिजनेस की रफ्तार बहुत ज्यादा फर्क होना चाहिए. दादाजी ने 50 साल में कमाया, उतना ही पैसा पापा ने 30 साल में कमाया, और उतना ही पैसा मैं 5 साल में कमाने की ताकत रखता हूं. अगर ऐसा है तो मतलब मैं एसएम पढ़ता हूं. अगर ये एसएम पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं वो धंधा नहीं बदलते, धंधे करने के तरीके ऐसे अपनाते हैं कि बिजनेस पहले से बहुत अच्छा होता है. नहीं, बात आज समझने की है. सेम बिजनेस करेंगे, पर वही बिजनेस पहले से बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. हाउ टू परफॉर्म बिजनेस विथ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझाएगा. बिजनेस को मैनेज करना है स्ट्रैटेजिकली, मतलब बहुत होशियारी से. वही ढंग से वही काम अगर हम लोग वापस करते रहे तो हम में और हमारे पापा में और हमारे दादाजी में कुछ फर्क नहीं हुआ. उन लोग का एक्सेप्टेबल भी था, बिकॉज उनका एजुकेशन उतना स्ट्रांग नहीं था. अगर मेरे दादाजी ने कोई बिजनेस किया है और वही सेम मैं फॉलो कर रहा हूं आज, तो गलती मेरे दादाजी की नहीं है, मेरी है. मुझे पढ़ाया क्यों गया? मैं सीए कर रहा हूं और मैं भी उसी स्टाइल में बिजनेस कर रहा हूं. तो व्हाट इज द यूज ऑफ व्हाट डूइंग सीए कोर्स? तो कोई बच्चा बोलता है सर हम लोग सीए बनने के बाद में बिजनेस थोड़ी ना करेंगे. कोई बात नहीं है, मत करो. तो फिर सर एसएम नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं. जिन लोगों का बिजनेस जो है आप देखने जाओगे, मतलब आप बिजनेस ऑडिट जब करते हो तो आप किसी का बिजनेस देखने जाते हो, वो बिजनेस वालों को ज्ञान देते हो, उसको एडवाइस करते हो. वो बोलेगा साहब पिछले 3 साल से मैं बर्बाद हो गया हूं, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान आ चुके. अब बताइए, मैं दुख समझ सकता हूं. बहुत दुख होता है जब लॉसेस होते हैं. आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा साहब मुझे एडवाइस करो कि मैं अपना वही धंधा पहले से अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूं. और आप उसको गाइड तभी कर पाओगे जब आपके पास ज्ञान है. और ज्ञान कहां से आएगा? एसएम से आएगा. मतलब आप जैसे इंसान सीए बनने के बाद भी एडवाइस देने लायक नहीं रहोगे अगर आपने एसएम को नहीं पढ़ा. एसएम आप सब्जेक्ट आपको समझाएगा बिजनेस कैसे अच्छे तरीके से कर सकते. और इसका ज्ञान पाने के बाद में आप अपने क्लाइंट को यही ज्ञान दे सकते हो जो एक किताब में लिखा हुआ. ये सब्जेक्ट वैसा बहुत छोटा लगता होगा आपको. कितने पेजेस है इसके बुक में? 110 के आसपास को जीते हैं.
बस 100 पेजेस की किताब है और वेटेज उतना ही है जितना कि आईटी का है। आईटी वो सब्जेक्ट है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और एसएम जो काफी कंपैरेटिवली छोटा है। पर अगर मार्किंग की बात करो तो आईसीआई आईटी में ज्यादा और एसएम में कम मार्क्स देता। ऐसा क्यों आप सोचिए। अगर हम लोग इसको लेमैन के शब्दों में पढ़ेंगे, लोग जनरली क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को बड़ा लाइटली लेते हैं। लाइटली इस सेंस में जो लिखा है उसको एज इट इज अपने आसपास के बिजनेस से लिंक करवाते हैं। जैसे कि मैं अगर कोई स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, तो बच्चा स्ट्रैटेजी जब देखता है बिजनेस वालों ने ऐसी स्ट्रैटेजी करना चाहिए, तो वो उसके दिमाग में क्या आता है, उसके आसपास जितनी दुकानें होती हैं वो उससे उसको कनेक्ट करता है। उसका जितना नॉलेज है, उसके पापा की दुकान या उसके दोस्त की दुकान या उसके घर के आसपास की दुकान है, वो स्ट्रैटेजी उससे लिंक करता है। बल्कि अब जो एसएम पढ़ना है वो कॉर्पोरेट लेवल पे पढ़ना है, मतलब बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें बातें करना है पानी पूरी वालों की नहीं, वड़ा पाव वालों की नहीं, मिठाई शॉप वालों की नहीं, किराना दुकान की नहीं। हमें बात करना है बहुत बड़े बिजनेस की, जहां पे नाम आएंगे टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, गूगल, टोयोटा, इस टाइप के नाम, और उनकी स्ट्रैटेजीज की बात करें। वो तो है, वो डीम्ड है। आपने शुरुआत की थी, मैंने नहीं। ठीक है, मैं देखा, समझ गया क्या करने वाला है। तो ठीक है, अब मुझे बताइए। नहीं रुकिए, अब तो बजाने वाला सिलसिला थोड़े बाद में चालू करते हैं, पहले समझ लेते सब्जेक्ट में क्या है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब ये है, सवाल उठता है कि अगर मैं वर्ल्ड के टॉप 100 लोगों में जाता हूं, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट 100 लोगों में जाता हूं, या फिर इंडिया के टॉप रिचेस्ट 100 में जाता हूं, तो क्या आपको वहां पे कोई सीए नजर आता है? कोई सीए की फर्म चालू करके वो इंडिया के टॉप नहीं, मतलब हमें ऐसा, मतलब सीए लोग कभी रिचेस्ट लोग नहीं बन सकते। मतलब हमारी कोई औकात ही नहीं कि हम लोग इंडिया के, भारत के टॉप 100 लोगों में आए। सिर्फ एक आदमी है जिसका नाम है कुमार मंगलम बिरला। ये कौन है वाला, सीए है कि नहीं है? उसको छोड़ के वो भी वो काम नहीं कर रहा जो सीए वाला है। टॉप 10 ही देख लेते हो, टॉप 10 रिचेस्ट। टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करूंगा भारत के। और टॉप 100 की बात करता हूं। मैं वही बोला, लोकल बातें नको करो यारो, लोकल बातें करो ही मत। आज हम लोग बहुत ऊपर की बात करेंगे, इस सब्जेक्ट में छोटी बात करने गए नहीं। करोड़ों की डीलिंग होगी अब इस सब्जेक्ट। नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये अगर एक टॉप रिचेस्ट पर्सन की अगर आपको दिखाना चाहता हूं, इन लोगों में सबसे पहले कौन दिख रहा है आपको? अच्छा, ऐसे बात करोगे आप? आने तो खुलेगा है। इन सारे लोगों में कोई भी सीए सिवाय कुमार मंगलम बिरला के नहीं है। वजह बताओ मुझे। कुछ लोग हैं जो उतने ही समय में, जैसे 2008 की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट मार्केट में आया, और 2000, एक बार ये देखना तो देख सकते हैं आप। यही है भारत का सबसे रिचेस्ट आदमी, जिसका पास पैसा कितना है। यही वो सारे लोग हैं, देख सकते हैं आप। इसमें अजीम प्रेम जी और सब ये लिखा है। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब आने दो, उसको मैं बताऊंगा आगे करके। मुझे कुछ बोलना था। 2008 में फ्लिपकार्ट आता है। ये कौन है वैसे? अच्छा, क्या करता है ये? स्टील का बादशाह है वो। इसकी जब बेटे की शादी हुई तो शाहरुख खान को बोला तुझे डांस करना पड़ेगा। बोले मैं क्यों डांस करूंगा? बोले डांस करेंगे नहीं क्या तू? अब ना, मेरे बेटे की शादी, तब वो घोड़े पे बैठे तो डांस कर रहा सामने। और बोले कुछ भी, मैं क्यों डांस करूंगा? तुम्हारे बेटे की शादी तुम अपने लोगों को नचाओ। कितने पैसे लेगा? बोले ऐसी क्या बात करो, कितने लेगा? 1, 2,
5 करोड़ दूंगा सिर्फ घोड़े के सामने 2 घंटे नाचने की। कौन बोल रहा हूं मैं? लक्ष्मी मित्तल बोल रहा हूं, समझा क्या? आता हूं साहब। 2 घंटे नाचते, सच में इट्स रियल लाइफ केस, आप देख सकते हो उसके वीडियोस ऑनलाइन। लक्ष्मी मित्तल, वो सब मत काम करो, दिखाओ घर पे, देखो ऐसे लोग हैं ये, नवाबी शौक है इन लोग के, इतना पैसा है इनके पास में। सवाल ये रखते हैं 2008 से अगर ये फ्लिपकार्ट के लोग अगर 2000 में 2016 तक आने तक इतना पैसा कमाते हैं, फ्लिपकार्ट का कुछ नाम नहीं था 2008 में, दे वर द एम्प्लॉइज ऑफ अमेजॉन। 4 लाख रुपए लेकर ये लोग निकले थे वहां से। 4 लाख की धन संपत्ति थी इनके पास में 2008 में, और आज देखते हैं इनके हजारों करोड़ का नेटवर्थ है। अब सवाल उठता है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है या बुद्धिमत्ता से भी? मतलब दोनों भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, आप दोनों मानते हो। एक ऑटो वाला देखता हूं मैं, 2008 से ऑटो लिए उसने, ऑटो चलाता है। 2016 में अभी एक ऑटो के बदले 3 ऑटो हो गए, वो भी मेहनत करता है। वो भी थोड़ा सा पढ़ाने, इतना मैं शोर करके मैं पढ़ा ना सकूं, वो भी 3 ऑटो लेकर जाता है। मेहनत उसने शायद से फ्लिपकार्ट के मालिक से ज्यादा ही की होंगी, पर हमेशा रेवेन्यू का हिसाब जो है वो मेहनत से नहीं होता। मेहनत और बुद्धिमत्ता जब दोनों साथ में आ जाती है तो तब जाके इंसान बहुत आगे बढ़ता है। याद से सुनने से कहानी, 1997 में गूगल आया था। गूगल 1997 में गूगल आया। 1997 में कॉलेज में उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था। प्रोजेक्ट में बोला गया था कि जाओ तुम एक रिसर्च करो। तो प्रोजेक्ट को उन्होंने एकदम चैलेंजिंग बोल के एक्सेप्ट किया, और फिर यह हुआ कि उनको कॉलेज में उनको दिमाग में आया कि सर्च इंजन में साथ कुछ बनाएंगे, कुछ भी वर्ड्स डालो उसका जवाब बाहर आएगा। तो तब उनकी आइडिया क्लिक हुई कि इसको हम लोग थोड़ा सा जाते। तो फिर गूगल फॉर्म हुआ 1998 में, गूगल इनकॉर्पोरेशन 1998 में फॉर्म हुआ। लैरी पेज और उसका एक दोस्त है। 1998 में फॉर्म होता है, उसके बाद में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसके बाद में इन्होंने टाइप किया नासा के साथ में गूगल मैप्स के लिए। 2006 में यूट्यूब को एक्वायर किया, 2008 में एंड्रॉइड को लिया, और न जाने क्या क्या ग्रोथ किया है इन्होंने। 2015-16 में गूगल वो गॉगल आते हैं, गूगल का घड़ी आता है, और दुनिया की चीजें तो गूगल ट्रेंड, गूगल का इतना कुछ है। आप गूगल के बारे में सिर्फ हम लोग सर्च इंजन जानते हैं, पर गूगल का इतना कुछ है। गूगल एड्स आता है, गूगल बहुत कुछ आता है गूगल का। मैं तो सिर्फ लिमिटेड बात कर रहा हूं। अब सोचिए गूगल का जो इनकम है वो उनके जो लोग हैं, जो लैरी पेज, और उसकी एज जो है इट इज बिटवीन 35 to 40, और उसकी एज में दे आर अर्निंग व्हाट $30,000 मिलियन। 30,000 मिलियन मतलब 30,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10 लाख, और मल्टीप्लाइड बाय कितना? 60। उतने पैसे ये लोग क्या है एक साल में कमाते हैं। आप सोचिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2008 से अगर अपनी सीए फर्म चालू करता है और 2016 में बोला तेरा नेटवर्थ कितना है, तो बोलो कितना होता है? एक सीए कितने कमाता भाई एक साल के? 5 लाख 10 मैक्सिमम, चलो 20 मान लेते। आप बोलो 10 लाख 20 लाख। वैसे चालू होने पर तो 6 लाख रुपए पैकेज मिलता है उसको सैलरी का। 10 लाख अपर साइड पकड़ते, हर साल का 20% इंक्रीमेंट पकड़ते। तो 20 लाख के हिसाब से भी अगर मान लेते हैं तो 8 साल में वो 1.5 करोड़ रुपए कमाएगा। खर्चा जा जुआ के 1.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप बताएंगे वही फ्लिपकार्ट का मालिक जो है वो 1500 करोड़ का मालिक बनता है। आप मुझे सवाल यही है, 1.25 करोड़ और 1500 करोड़ में फर्क क्या है? द डिफरेंस इज ओनली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। समझा मैं क्या बोला? द डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। धंधा नहीं बदलने का। और जो इंसान जितना बड़ा सोचता है वो उतना बड़ा आदमी बनता है, पर बड़ी सोच के लिए कुछ नॉलेज चाहिए कि बड़ी सोच होती क्या है। उसके लिए एसएम पढ़ते हैं। इंसान अपनी मेहनत से नहीं अपनी सोच से बढ़ता है, और सोच बढ़ाने के लिए सब्जेक्ट है जिसका नाम है एसएम। इस सब्जेक्ट में छोटी बात करने का ही नहीं, एकदम बड़ी बात है। आपके दिमाग में ऐसा कुछ अच्छा, लोगों ने इतना कुछ कमाया, और मैं ये सब्जेक्ट देने की पर्पस ये भी थी कि सीए वाला बच्चा अपनी आकांक्षा, अपनी आशा, अपनी इच्छा को इतना बढ़ाए कि उसको बड़ा बनने का सपना देखने के लिए मजबूर करे कि अच्छा बड़े लोग इतने बड़े होते हैं, इतना 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 टर्नओवर होता है। हमारी सोच की भी बियॉन्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीए लोग आर्टिकलशिप में 4,000 रुपए महीने का मिलता है। अच्छा बहुत बोला बेटा, वो भी 4,000 5,000 रुपए मिलता है। और ऐसे बच्चे को सीए होने के बाद जब 50,000 रुपए मिलते हैं
तो बड़ा बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है अच्छा जिंदगी में 50,000 रुपये मिलते हैं 50। अरे ढोकले, तुम जैसे हर बच्चा जो यहां पे बैठा हुआ है उसके पास इतना ब्रेन है, सुपर पावर, जिसकी कल्पना आपको भी नहीं है। भारत में केवल सिर्फ 0.5% लोग जो है वो सीए करने की औकात रखते हैं। 99.5% तो लोग सीए करते ही नहीं, बिकॉज उनकी कवरेज एरिया का बाहर है वो। आप ही वो हसीन, वो रंगीन लोग हो जो ये धैर्य रखते हैं, जो करेज रखते हैं कि जो सीए करने की कम से कम औकात तो रखते हैं। आप सोचिए ये 0.5% वाला लोग जो एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, और जो इंसान अब सीए बनने के बाद में अपने आप को 6 लाख में बेचता है, तो मुझे बड़ी तकलीफ हो जाती है। उस इंसान को अपनी औकात ही नहीं पता है। जो बच्चे यहां पे सीए करने के बाद में सैलरीड काम करेंगे, मतलब वो सबसे नालायक बेवकूफ आदमी होगा। क्या बात कर रहे हो? सच में तो बताओ मुझे, कोई कंपनी अगर आपको 6 दे रही है, मतलब 12 तो कमाती होगी आपसे। बेवकूफ है क्या वो आपको 6 देने के लिए? वो 6 दे रहा मतलब 12 तो कम से कम कमाती होगी। तो वाई आर यू नॉट वर्किंग? और सिर्फ 12 कमा के भी उसने अपना ब्रांड किया, तुमने क्या किया? आई एम वर्किंग विथ EY। अच्छा, आई एम हैविंग सो मेनी क्लाइंट्स। अच्छा, कॉर्पोरेट, वाओ। अरे ढोकले, तेरे नाम पे आ जाएगा क्लाइंट। कल तू चला जाएगा ना, तेरे जैसे 100 भी गया ना, तो ENY रहेगा, तेरा नाम भी आएगा। कुछ वो कर जिसमें तेरा नाम होगा, कुछ वो कर जिससे तेरा नाम बढ़ेगा, तो पैसा भी मिलेगा। 2 चीज मिलना चाहिए, पैसा नाम दोनों मिलना चाहिए। पैसे मिलके कुछ नहीं होगा। यू शुड गेट नेम, यू शुड गेट पैसा, बोथ। और वो इंसान को मिलेगा जो इंसान सीए करने के बाद में जॉब नहीं करेगा। जॉब वो लोग होते हैं जो डरपोक होते हैं, जो अपने करेज रखिए, धैर्य रखिए। कोई भी धंधा स्टार्ट करने पर नुकसान तो आने ही वाली है, शुरुआत में तकलीफ होने ही वाली है। कोई भी धंधा पहले दिन से लाखों में नहीं बनता है। आप जैसे सीए से मेरा निवेदन है कि सीए करने के बाद में जो जॉब कर रहा है वो ढोकला, दैट पर्सन इज नॉट हैविंग व्हाट दैट कॉन्फिडेंस कि वो जिंदगी में कुछ कर सकता था। 2008 में जब मैं सीए बना, तो मुझे जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, दे ऑफर्ड मी 8 लाख का पैकेज। बोले ज्वाइन कर लो, 8 लाख रुपए साल के देंगे। मैंने नहीं करा, मुझे मालूम था मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता हूं। मैं वो करूंगा जो मेरा ब्रेन कहता है। ये सब लोग बोलेंगे ऐसा काम कर, मैं क्यों करूंगा? मेरा ब्रेन है जो भगवान ने यूनिक बनाया हुआ है। आपका हर इंसान जो बैठा ना, उसका ब्रेन इतना चलता है, वो यूनिक तरीके से चलता है। आपका जो चलता है मेरा नहीं चल सकता, मेरा चलता है आपका नहीं। तो आपने यही अगर मान लीजिए, यही अगर स्टीव जॉब्स सोचता कि मैं जॉब कर लेता, तो आज एप्पल बनता दुनिया में? नहीं बनता ना। वो एप्पल, वो स्टीव जॉब्स जिस कंपनी में काम करता उसके हिसाब से जो कुछ तो बना था। स्टीव जॉब्स की स्टोरी है, उसको स्कूल से भी निकाला गया था। स्कूल से भी धक्के, बोले वाहियात आदमी, इसको कुछ याद नहीं करता। बोले मैं याद नहीं कर सकता कुछ, मुझे मेरी सोच को, ये सिलेबस जो है ना, सिलेबस तक मेरा दिमाग नहीं, मैं कुछ भी सोच सकता हूं। वो बोलते ये सिलेबस, बोले सिलेबस नहीं पढ़ूंगा मैं। वो तो कॉलेज वाले ऐसे नहीं पढ़ूंगा। बोले मैं कुछ भी करूंगा। बोले वो बोल रहे भाई तेरे करिकुलम है ना, ये जो सिलेबस दिया वो पढ़ ले, उसके क्वेश्चन। बोले ऐसा कैसे? आप यही पढ़ो, मैं कुछ भी पढ़ सकता हूं। बोले ये जो आपने सिलेबस दिया है जरूरी क्यों कि मेरा इंटरेस्ट उसमें हो? सही भी है ना। अभी मान लो तुमको अभी लॉ पढ़ाया जा रहा है, ऑडिट पढ़ा, आप बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ना, तो वाई आईसीए कैन, अरे रुको ना, हाउ आईसीए कैन फोर्स यू टू रीड ओनली लॉ एंड ऑडिट? नहीं पढ़ना, मेरी इच्छा नहीं, मुझे उसमें फ्यूचर बनाना ही नहीं है। अब मुझे बोलने दो, मैं वो काम करूंगा जो मेरे दिल को पसंद है, मुझे इस तरह से रोको नहीं। तो कॉलेज वाले बोले काम कर, तो तेरा शोध लगा जो लगाना है, तो इस कॉलेज से निकल जा बाहर, तेरे को जो रिसर्च करना है। बोले देखो अब मैं बहुत भारी काम करने वाला। बोले तेरे को जो करना कर ले। अब सोचिए, उस इंसान ने अगर अपनी सोच को रोका होता उस समय, और वो आप जैसा ही डिसीजन लेता कि सीए बनने में नौकरी करूंगा, तो आज एप्पल दुनिया में नहीं आता, ना स्टीव जॉब्स का नाम हमको मालूम होता। आज हमारी औकात ही क्या सीए की, हमारे सीए को, अरे आज स्टीव जॉब्स कहाँ का है हर बच्चा जानता है जो वर्ल्ड में है। अरे हमारे सीए की औकात ही क्या, हमें तो बाजू वाला बिल्डिंग वाला भी नहीं जानता। बाजू वाले बिल्डिंग को बोलना पड़ता मैं सीए हूं। अच्छा, मतलब उसको वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि मैं सीए हूं। हमारी यही तो हैसियत है। नहीं, आज बात बहुत गहराई से लीजिए, गंभीरता से लीजिए जो मैं कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको सीरियसनेस आना चाहिए इस चीज का कि आपका जो ब्रेन है, जिसका पावर है 5 करोड़ 10 करोड़ कमाने का, 6 लाख के लिए मत बेच देना। अगर मैं उस समय अपने ब्रेन को बेचता ना 8 लाख में, तो 2016 में मेरा पैकेज 20-25 लाख का तक पहुंचता। आज मैं उससे कई गुना ज्यादा कमाता हूं। ओनली नहीं रे, रुके, मुझे बोलना है। इसीलिए क्योंकि मैंने वो सोचा कि जो मेरा ब्रेन, मुझे लगता था कि मेरा ब्रेन है ना वो यूनिक तरीके से चलता है, वैसे और किसी सीए का नहीं चलेगा पुणे में।
पर जो ऐसा उनका चलता वैसा मेरा भी नहीं चल सकता। तो मुझे मेरे ब्रेन को मत रोको। मेरा जॉब करने में मन नहीं ना, तो मैं जॉब करूंगा तो कभी भी सक्सेसफुल आदमी नहीं बनूंगा। प्रैक्टिस में मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं मेरी प्रैक्टिस कभी भी चलेंगी नहीं। मैं आज भी डालूंगा तो फेल हो जाऊंगा। प्रैक्टिस मेरे 2 लाख की भी नहीं बनेगी। मैं वो कर रहा था जो मेरा मन कह रहा था। इसीलिए आज को ये सब्जेक्ट में आपको ये समझना है, इस सब्जेक्ट के माध्यम से वो करो जो आपकी इच्छा हो रही हो। वही बिजनेस करो जिसमें आपका मन लग रहा है। अगर आपका धंधा ही अगर आपका पैशन है तो आप बहुत आगे जाओगे। धंधा मजबूरी नहीं होना चाहिए। अब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मजे से पढ़ा रहा हूं। ये कोई ऐसा टॉर्चर नहीं कि जाओ पढ़ा के दिखा। मैं अपने दिल पे पत्थर रख, मेरी मजा आ रही, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रही ना मैं काम कर रहा हूं। वैसा कुछ आईटी इंजीनियर्स होते हैं, वो अपनी खुद की आईटी, और कुछ लोग होते हैं आईटी इंजीनियर्स दूसरों की कंपनी में काम करते हैं, और कुछ आईटी इंजीनियर्स खुद का आईटी कंपनी स्टार्ट करते हैं। दोनों के ग्रोथ में देख लेना कितना फर्क होता है, अनशंट फर्क होता है। वन ऑफ माई जीजू ही वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस, तो मेरे खुद का काम चालू किया, उनको बहुत ज्ञान दिया। अच्छा, हालांकि मेरे से एज से बड़े हैं वो। ही वॉज वर्किंग विथ इन्फोसिस फॉर 9 years। ज्ञान दे के आई मेड हिम मजबूर कि तुम अपना कंपनी खुद चालू करो। नाउ ही इज हैविंग 50 एम्प्लॉय अंडर हिम। पिछले साल चालू किया। वो बोलते मैंने इतना पैसा कमाया, अगर मैं 15 साल भी इन्फोसिस में रहता उतना भी नहीं कमाता जितना 1 साल में कमा चुका हूं। समझ रहे, जो चीज अपनी होती है वो अपनी होती है, और उसमें वो जो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो किसी के यहां पे गुलामी करने से नहीं मिलता। बिकॉज यहां पे तुम्हारी सोच को दबाना नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वही सब कहता है कि जो दिल चाहता है वो करिए। कोई जबरदस्ती वाला बिजनेस नहीं करने का। दुनिया में लोग जॉब करे तो भाड़ में जाए, मुझे जॉब पसंद नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरे को प्रैक्टिस करना, मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। मुझे कोचिंग करना, मुझे पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे रोको मत। मैं सीए बना इसका मतलब नहीं कि मैं प्रैक्टिस ही करूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अभी एक दोस्त है, वो बोले छोटा मोटा, पहले उसने 1 साल भर प्रैक्टिस किया, उसको लगा ये बहुत ही बेकार काम है, तो बोले क्या रिटर्न भरने के 500-500 1000 में। उसका दिमाग खराब हो गया। बोले मैं इतना चिल्लर काम नहीं करूंगा। बोले मैं बड़े बड़े क्लाइंट चाहिए मेरे को। मतलब बड़े क्लाइंट कैसे मिलेंगे, अब तो जा रहा था वो आसपास ही क्लाइंट मिलेंगे। ही वेंट टू मुंबई में ही क्लास स्टार्टेड, व्हाट क्या वहां पे प्रैक्टिस चालू किया वो। और उसने जानबूझ के ऐसे ग्रुप्स बनाए, ऐसे जगह पे वो काम करने लगा जहां पे बॉलीवुड के, और जहां पे नहीं कि थोड़े से पेस्ट्री वाले, हाई प्रोफाइल वाले लोग, मुंबई में सारे लोग आसानी से मिल सकते वैसे, और जानबूझ के वैसे संपर्क में आया कि वो लोग, और उनके बीच में सारे लोग स्टार और ये सीए। समझ में आ रहा है। अब उसका प्रैक्टिस इस लेवल पर है कि अगर वो 100 साल भी यहां पे काम करता तो जितना पैसा नहीं मिलता, वापस सिर्फ उसको क्या काम नहीं करता, सिर्फ एडवाइस करता सारे जो टीवी एक्टर्स और बॉलीवुड के लोगों, सिर्फ जस्ट अपने प्रेस्टीज पॉइंट में यूज्ड टू वर्क, यूज्ड टू स्टडी। और वो से क्या करता है, अभी एडवाइस करता है, कुछ काम नहीं करता, जिसके लिए उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। क्या बदला? सोच बदला, सोच बदला, सोच बदला। सोच के पैसे मिलते हैं, मेहनत के नहीं। सोच बड़ी तो कामयाबी भी। और मुझे बोलना है, और हम लोग जो सीए कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि हम लोग इसी डायमेंशन में सोचें कि मैं सीए कर रहा हूं, सीए कर, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अभी वन ऑफ में स्टूडेंट क्या हुआ, ही हैज कंप्लीटेड सीए। अभी बोला सर मैं क्या करता हूं, ये सीए का प्रैक्टिस मुझसे जमेगा नहीं, एक स्टार्टअप चालू करता हूं। स्टार्टअप उसने, ही हैज डेवलप्ड वन वेबसाइट। उस वेबसाइट पे क्या है, भारत के जितने भी जिम वाले, जो जिम चलाते हैं, फिटनेस क्लब्स चलाते हैं, उनको सबको इंटीग्रेट करके उन्होंने जिम ट्रैकर बोल के एक वेबसाइट बनाया। और सारे जिम वाले क्या करते हैं, अपने अपने, जैसे गोल्ड जिम है, एब्स जिम है, सारे लोग उस पर आए हुए हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जिसको भी जिम जाने की मस्ती है वो वहां पे आएगा, वहां पे अच्छी अच्छी ऑफर्स मिलती है। तो इसकी वेबसाइट से लाखों का सेल हो रहा है, और जब भी जितना भी सेल होता है, हर सेल पे इसको 10% मिलता है। कुछ नहीं, क्या आइडिया लगाया, और इतना पैसा कमाता कि जो सीए प्रैक्टिस वाला साल भर में नहीं कमाता, वो 1 महीने में चाहता है। अभी शुरुआत है। हम क्या बोल रहे हैं, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। अपनी एक स्टूडेंट है जो प्रेस्टीज पॉइंट पे आती थी, शी हैज बिकम, अभी वो टीवी कमर्शियल में आती है, देखो उसका नाम है अर्शिन मेहता बोल के। आप बहुत सारी जगह पे उसको ऐड देखो, उसके इसमें भी आती है, सलमान खान की मूवी में। एक मुझे सब बताने दो, 1 मिनट रुकिए। सलमान खान की मूवी था ना बजरंग, उसमें रिपोर्टर का रोल करती है वो। और ये अभी दीपिका पादुकोण का ऐड आया था ना, वो एयरसेल का, उसमें भी वो थी। अब एक रीन का ऐड आता, उसमें वो थी। न जाने 15-20 ऐड है, आप फेसबुक पे देखना, उसके ऐड का पूरा पेज दिखेगा आपको। और आपके कई लोग कॉमन फ्रेंड्स भी मिलेंगे, बिकॉज वो सीए है। व्हेन शी वाज डूइंग क्लास, तो मुझे बोला था एक बार उन्होंने कि सर मुझे मॉडलिंग करना है। तो मैंने बोला, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं लाइटली, आई डिडंट टेक इट सीरियस। ठीक है, अब एक बनना था, अपन क्या बोलेंगे। और तब अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या करेगी। पर इंसान के मन में जिद होना चाहिए, जिद। जो इंसान जिद्दी होता है वो बहुत आगे जाता है।
उसके बाद में जब बात हुई थी, उसके हाल ही में मैंने उसके बाद में अभी 1-1.5 साल पहले डायरेक्टली स्क्रीन पे देखा। मी एंड अंकिता वी वर वाचिंग टीवी, और अंकिता के फ्रेंड थे, वी वर वाचिंग टीवी, और मैंने बोला अरे ये तो अर्शिन दिख रही है। बोले हाँ ये तो अर्शिन है। तो एकदम से यहाँ पे देखा और टीवी में देखा तो एकदम नहीं गया, वो हो गए भावना जब ये कहां से आ गए। यहाँ पे देखो आगे के गाने सुनो, बड़ा अच्छा लगे आपको, मतलब कुछ प्रेरणा लेने जैसा है, आपको समझने जैसा कि सीए लोग भी कर सकते हैं सब। तो फिर इमीडिएटली आई कॉल्ड हर अप, और मैंने पूछा ये टीवी पे तुम ही हो क्या, मतलब कैसे? नहीं, उसके पहले मैंने फेसबुक देखा उसका, फेसबुक पे जाके सर्च किया, सर्च पे देखा वहां पे 4-5 कमर्शियल का एक के नीचे एक फोटो है। वो नहीं क्या, वो अपना एक हीरो है कौन सा, जो नहीं वो नितिन क्या है, नील नितिन मुकेश के साथ में भी उसका ऐड, दीपिका पादुकोण के साथ में ऐड। वो शॉक कर रही है। तो अब क्या हुआ, बात वो नहीं है, ऐसा काम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर कोई सीए कर रहा तो बहुत बड़ी बात है। ऑन दैट टू शी हैज कंप्लीटेड सीए। तो मैंने स्पोक टू हर कि अब तुम्हें ये कहां से मिला? बोले सर बॉस जितनी जिंदगी में अगर मैं सीए करती काश तो इतनी कामयाबी हासिल नहीं करती, और ना कि मुझे पसंद आता जितना आज मैं मजा कर रही हूं। अब लगता है कि लाइफ में अगर मैं इसके बाद में अगर प्रैक्टिस करूं तो अब मन लगेगा कम से कम, पर अभी मैंने वो पा लिया जो मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा, शी वॉज नॉट मतलब इतना वो फिटनेस नहीं था उसका जब मेरी स्टूडेंट थी। तो मैंने कहा कि इतना वेट कैसे लॉस किया? बोले सर 9 महीने तक इतना जिमिंग किया होगा मैंने, इतना कि शी हैज रिड्यूस्ड अराउंड 18-19 kg वेट कम किया उन्होंने। एंड देन शी वेंट फॉर मॉडलिंग, वो वहां पे गई, शी गॉट सिलेक्टेड। और एक मार्केट में नए फेस की जरूरत होती है जब वो कमर्शियल आता है बहुत सारे, तो शी गॉट अराउंड 15 से 20 उसको कमर्शियल है, अब टीवी पर आती है, टीवी एड्स में, और वेरी सुन शी इज गोइंग टू कम फॉर वन मूवी ऑल्सो। तो मैं बता रहा हूं हम लोग की सोच है सिर्फ तक, अगर सीए तक सीमित है तो हम अपने आप को रोक रहे हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, वो लड़की ने करके दिखाया ना। अरे और वो क्या बोलती है, सर इतनी इज्जत मिलती है ना मुझे। मैंने कहा क्यों? सर ये सारे लोग जो उनको रटते नहीं आता मतलब सर अपने को कैसा है? बोले सीए में याद करने की आदत हो चुकी है। मैंने कहा अच्छा, तो वो क्या बोलती है, बोले सर डायलॉग देते ना बाकी हीरो लोग को, वो दिखने में होशियार होते हैं पर बुद्धि तो उनकी चलती नहीं, पर अपनी तो इतनी चली हुई है, वो ऐसा डायलॉग देते हैं अपने को, वो याद हो जाता याद। अरे सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं। बोलती सर इतना आसान हो गया मेरे लिए, सीए का एडवांटेज इतना मिला मुझे, वो जो डायलॉग देते हैं, एक्चुअली डायलॉग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? कितना भी डायलॉग बोलना, चाहे वो शाहरुख खान हो चाहे सलमान, यू नीड टू रिमेंबर डायलॉग्स। और उसके कारण शूटिंग में बहुत, तो इसको क्यों प्रेफर करते हैं, इसको कितना भी बड़ा डायलॉग दे दो। अरे अपन तो वही काम किए ना 5 साल में, किए क्या साला, इतना याद किया, इतना तो बहुत आगे जाएगी। आप पेज और इसका सेलेक्ट कर सकते हो। इस मंच पे बोल रहा हूं ताकि हम लोग को ये प्रेरणा मिले, इस नहीं तो बोलने की क्या जरूरत है, हम लोग को ये समझे कि हम लोग सीए चाहते तो किसी भी एरिया में अपना नाम कर सकते हैं। सिर्फ हमारी क्या बड़ी होना चाहिए, सोच बड़ी होना चाहिए। सब्जेक्ट वही सीखा कि आज के बाद में वो काम मत करना जो कौन कह रहा है, जो दुनिया कह रही है, वो करो जो आपका दिल कह रहा है। आप जिंदगी में उस चीज में बहुत सफलता पाओगे। समझ आ रहा है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का नाम ले रहा हूं मैं, मतलब वही बिजनेस करना है जो पापा ने किया, पर उसको हम लोग क्या करेंगे बोलो, अच्छे ढंग से और काम कर सकते हैं। ये वो सारे नाम है, अजीम प्रेम जी, पल्लोंजी मिस्त्री, गोदरेज फैमिली, लक्ष्मी मित्तल, कुमार बिरला, गौतम अडानी। इसमें हमारा एक पूना वाला था, एक गया क्या, कहां है? एक ऐसा आदमी, अरे यहां रहता ना वो बाजू में, सालसबरी पार्क में रहता है, साइरस पूना वाला। वो है ना वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में। जो भी इंसान बच्चा पैदा होगा तो इसके कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का जो होता है ना, वैक्सीनेशन जो होता है बच्चों को, छोटे पैदा होने वाले जो बच्चों को लगता है, चाहे वर्ल्ड में किसी का भी बच्चा किसी भी कंट्री में पैदा हो, पूना वाला का वो दवाई लगता है वहां पे। तो हम पैदा होने के बाद में पहले नहीं, वो उसका आइटम ही जो वो यूनिक है, मतलब क्या है, द प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चरिंग इज सो यूनिक। तो इसलिए तो वर्ल्ड के क्या बोलते हैं, इंडिया के 9 नंबर पे ना, मजाक थोड़ी ना। ये पूना की बात नहीं कर रहा हूं, ढोकलो में इंडिया का 9 नंबर है। वो दिख रहा है, कुमार बिरला से भी ज्यादा पैसा उसके उसमें। वो रेस कोर्स उसका ही तो है। वो रेस को तो सिर्फ क्या दिखा हुआ है, बाकी तो काम पीछे चलता है उधर।
उसके फैक्ट्री में जाओ, आपको समझाएगा उसका क्या बनता है बात। वही वैक्सीनेशन। इन सारे लोगों को देख के एक फेसबुक का जो मालिक है, मैं खास उनसे मिलाने जाऊंगा आपको। मार्क को आप जानते होंगे, उम्र 30 से भी कम है और वर्ल्ड के टॉप 10 में है। समझा क्या कितना पैसा है? अभी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है? बिल गेट्स। सर ये सब नाम क्यों दिखा रहे हो? आप बोलेंगे ये सारे नाम दिखाने की जरूरत क्या है? ये वो सारे लोग हैं जो एसएम पढ़ के आगे गए। ये वो सारे लोग हैं, क्या किया इन लोगों ने? एसएम क्या रहे साहब, मेहनत तो पूरा इंडिया कर रहे हैं। नहीं मुझे बोलने दो, मेहनत, अरे यार मेहनत तो पूरा वर्ल्ड कर रहा है, पर सबका नाम वर्ल्ड में नहीं आता। ऑटो वाले भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और रिलायंस भी मेहनत कर रहे हैं, पर तीनों के इनकम में बहुत फर्क है। समझ में आ रहा है? ये सब्जेक्ट आपको सिखा रहा है कि मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। दिमाग लगा के मेहनत करो। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग आगे नहीं जाते। मेहनत के साथ में क्या चाहिए? एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक सही नीतिमत्ता होना चाहिए, सही स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। वो इंसान जिंदगी में बहुत आगे जाता है। आइए हम लोग आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और अभी बताएंगे। कौन है देख लीजिए, सबसे पहले कौन है भाई? है 2 पे बिल गेट्स है, क्या है? मार्क देखो भाई, मार्क कहां पे है? कितना प्रॉपर्टीज का? 44.6 बिलियन डॉलर्स। बिलियन का मतलब कितना था? 100 करोड़। ध्यान से देखिए इस इंसान को। औला बोला, ऐसे बोलो, अपन तो कुछ नहीं कर पाता, ये औला है। जानते हो कौन है वो? कितना पैसा है? उम्र देखी कितनी है उसकी? 30 साल से ज्यादा भी नहीं होगा वो, नॉट मोर देन 30। कितना है? क्या है ये एक आइडिया जो बदल दे इंसान की दुनिया। एक ये जो व्हाट्सएप भी, इट वॉज जस्ट एन आइडिया। नहीं आपको बता रहा हूं मैं, दुनिया में हमने कौन से पढ़ा था इसमें आईटी में, केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज तो इंसान के दिमाग में आइडिया थी। ये वो लोग हैं जिनके इसमें आइडियाज है, जो मेहनत से आगे नहीं गए। ये क्या फेसबुक का सॉफ्टवेयर बहुत महंगा नहीं है? आप बोलते हो फेसबुक बहुत महंगा। फेसबुक महंगा सॉफ्टवेयर नहीं, फेसबुक की आइडिया महंगी है। फेसबुक को हर पूरे वर्ल्ड में 600 करोड़ लोग रहते हैं, 125 करोड़ लोग फेसबुक पर है। 125 करोड़ लोग आज फेसबुक से जुड़े हुए हैं। समझ में? 125 करोड़ मतलब क्या? 1/5 जो है, मतलब वर्ल्ड का 1/5 आदमी किससे जुड़ा हुआ है? कितना नेटवर्क है उसका। आप बोलेंगे क्या पैसे, कुछ लोग बोलते हैं गूगल क्या पैसे कमाता है और फेसबुक क्या करता है? ये ऐड चलती नहीं क्या? वो राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे जो आता है ना बेटा, वो सब ऐड ही ऐड होता है। और हर ऐड के, अरे वो सिर्फ वो ऐड ऐसी सिर्फ अलग अलग कंट्रीज की अलग होती है, स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है क्या? ऐड इंडिया की अलग होगी, उसके अलग पैसे। ऐड जर्मनी होगी, उसके अलग पैसे। वो अपने से दे आर नॉट अर्निंग फ्रॉम अस, दे आर अर्निंग फ्रॉम द पीपल हु आर व्हाट प्रमोटिंग देयर कंपनी थ्रू फेसबुक। फेसबुक इज अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू आर। अब फेसबुक का पेज भी आता है, मालूम क्या? फैन फॉल का। उस पेज पे भी अगर आपको अपनी ऐड को प्रमोट करना है, उसके वो बूस्टर अगर मान लो मैंने ऐड करना है और मैं चाहता हूं ऐड सारे सीए कम्युनिटी में जाए, तो 3,000 रुपए अगर मैंने फेसबुक को दिया ना, वो ऐड नहीं किया, हर किसी के प्रोफाइल पे राइट पे झलकती है। किसके? सिर्फ सीए स्टूडेंट के। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मुझे एक मेरी बैच नहीं लॉन्च करना है और मैं चाहता हूं मेरे जो फ्रेंड्स नहीं उनको भी दिखे, तो क्या करने का? वहां पे ऑप्शन आता है किस किस को दिखाना है? सीए। कितने लोगों को दिखाना है? 1 लाख लोगों को दिखाना है। पूरे भारत में जितने भी सीए होंगे, अगर आपको भारत में पूना चाहिए, पूना के 10,000 सीए को दिखना चाहिए। पूना टिक करो, 10,000 टिक करो, उसके उतने पैसे कैलकुलेट होंगे, उतने पैसे भरो। वो ऐड कहां पे जाएंगे? और उसके दिमाग में होता ना सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो नाम दिखेगा उनके सबके प्रोफाइल के राइट साइड में इंडिकेट होगा, वो उनको ही जो टारगेट लोग है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे न जाने कितने लोग कौन सा बूस्टर ला के अपने ऐड करते होंगे। तो ये सारे इनकम हमसे नहीं है, ये इंसान की तो आइडिया तो है। अमेज़न, बिल गेट्स। चलो भाई ठीक है, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने जैसा है। ये हमारे एसएम के आदर्श है। हमारे इन सब्जेक्ट की जो है ना, ये सब्जेक्ट को जो पाकर इंसान बोला ना, ये सब्जेक्ट पढ़कर मैं क्या पाना चाहता हूं? मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूं।
ये सब्जेक्ट पढ़ के मैं कहां जाना चाहता हूं, तो मैं मार्क बनना चाहता हूं। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, और ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वो ये स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे टू बिकम लाइक देम। हमें वहां पे पहुंचना है। और अगर आपके सपने अगर आम है, आपको नॉर्मल जिंदगी चलती है, भाई 2-5 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरी बीवी होंगे, 2 बच्चे होंगे, 1 BHK का फ्लैट होगा, मुझे कुछ जिंदगी में और आस नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हम नहीं भी पढ़ा तो चलता, आराम से जिंदगी कटती है आपकी। पर फिर अगर कोई इंसान बहुत पैसे कमाता है और आपका दोस्त, तो आपको जलन महसूस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक तो आप खुद कमाना चालू करो, या फिर अगर आपको नहीं कमाना तो कोई दूसरा कमा, तो जलन नहीं होना चाहिए। आपको कैसे खुद कमाते नहीं, नहीं इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा हूं, खुद से मेहनत होती नहीं, और दूसरा जब आगे जाता तो उसको, तो हमारी इस टाइप की नीतिमत्ता आपके एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। जहां भी जाए हमारा डंका बजे। आपको आने वाले 5 साल में, मैंने तो ये सोचा है लाइफ के 38 और 40 एज तक मैं इतना पैसा कमाऊंगा, बाद में सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ वो पैसे कमाए का आनंद लूंगा। मतलब अगर मुझे ऐसा गधे मजदूरी नहीं करना, 60 साल तक मैं काम करूं, क्यों करूंगा, नहीं करना मुझे, जिंदगी एक ही बार मिली है मेरी, मैं क्यों काम नहीं करना मुझे। आप बोलेंगे लोग 58 में रिटायर, तो होने दो, लेट देम। वो 58 में जितना कमाएगा ना, मैं 40 में कर दूंगा, और रख दूंगा अंदर डिपॉजिट, उसका जो इंटरेस्ट पे पूरी जिंदगी जीऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट यू शुड नो, कि ये एसएम सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। उतने ही रफ्तार में हम लोग को उतने ही समय में ज्यादा कमाना है। एसएम, अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है आज थोड़ा बहुत भी जो मेरा बिजनेस चलता है, बड़ा है, उसमें एसएम का बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत ज्ञान देता है। वो ऐसा नहीं करना, वैसा करना, विजन बनाओ, मिशन बनाओ। तो वो जब मैं पढ़ाता हूं, तो मैं सोचता हूं कि नहीं यार, ये सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं, आई शुड इंप्लीमेंट दिस सब्जेक्ट व्हेन आई एम डूइंग द बिजनेस। तो मैं अपने हर बिजनेस को, जब भी मैं कुछ भी स्ट्रैटेजी बनाता हूं, तो मैं ये सोचता हूं बुक में क्या लिखा है, और फिर मैं वैसे काम करता हूं, तो वो सक्सेसफुल होता है। तो आप भी जब भी बिजनेस करोगे फ्यूचर में, तो आपने वही करना जो एसएम सब्जेक्ट कह रहे हैं। चलो, इनफ ज्ञान ऑन व्हाट एसएम सब्जेक्ट। अब मैं चैप्टर 1 पे आता हूं। आइए चैप्टर 1 पे। कुछ बैठ तो जाए यार, बैठने दो ना। ये कुछ पागल है क्या, अभी नहीं, कुछ नहीं। ये देख लेना, यहां पे आपको एसएम में 3 किताबें मिलेगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक कलर बुक मिली हुई आपको अभी तक, एक समरी नोट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और इसका भी चार्ट्स मिलेंगे। 3 किताबें मिलेगी। इसका पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा। नंबर 1 देखिए यहाँ पे, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट थ्रू आउट लाइव एग्जांपल्स। बहुत मजा आएगा आपको सब्जेक्ट पढ़ के। आईटी सब्जेक्ट को पढ़ना कम से कम बहुत डिफिकल्ट है, पर एसएम को सब्जेक्ट को पढ़ना समझना बड़ा आसान है, पर इसको लिखना बहुत कठिन है। अब बताओ, एसएम सब्जेक्ट हाउ कम इट इज बेटर देन व्हाट आईटी, इन व्हाट सेंस। आईटी में सब कुछ चीजें इमेजिन करना होती, वर्चुअल मेमोरी, यू नीड टू इमेजिन। कंप्यूटर में एएलयू होता है, यू हैव टू इमेजिन। यहां पे ऐसा कुछ नहीं। यहां पे कैसा है, जो भी स्ट्रेटेजी कह रहे हैं आपके सामने दिख रही है। और हम लोग खुशकिस्मत है जो पुणे में रहते हैं और जो बड़े सिटीज में रहते हैं, कि हमें सारे बिजनेस देखने मिलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पेप्सी, कोक, केएफसी, मैकडी, जारा, अगर मैं जैक एंड जोन्स की बात कर रहा हूं, या फिर मैं और लेवाइस की बात कर रहा हूं, या जितने भी बड़े ब्रांड्स होंगे उसकी बात कर रहा हूं, मैं डीजल की बात कर रहा हूं, अगर जितने भी ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं वो एग्जांपल देता हूं ना, आपको ऐसा कुछ, वो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहां से आया। अगर यही सब्जेक्ट कोई गांव में पढ़ता, तो शायद से उसको सब्जेक्ट वुड हैव बीन व्हाट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसको ये सारे एग्जांपल देखने मिलते ही नहीं है। आज पुणे में मैं एमनोरा में जाता हूं या फिनिक्स मॉल में जाता हूं, तो मुझे सारे ब्रांड्स दिखते हैं, और मैं सारे स्ट्रेटेजी को एक्चुअल लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूं। देखो सर ने क्लास में ये पढ़ाया था, और ये दुकान वाला वही कर रहा है। मतलब एक्चुअली आई कैन मेक देम लिंक्ड, क्योंकि सारी चीजें हमारे आसपास ही है। पर आईटी सब्जेक्ट में क्या होता है, यू नीड टू गो बियॉन्ड दैट। आपको सोचना पड़ता है उसके बाहर जाके। तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा उनको बहुत मजा आता है, ऐसा सब्जेक्ट है। यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज इसमें वो संडे मिलेगा जिसमें आपको मजा आ रहा है। ऐसा लगेगा लेक्चर, जैसे मैंने अभी बोला 4 नंबर मार्क है, तो आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई की है, ऐसा लग रहा है नॉलेज मिला, पर एक्चुअली वो पढ़ाई है ना। समझा क्या, मतलब ऐसा कुछ ऐसा लगेगा, चाहिए नॉलेज भी मिल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, ऐसा सब्जेक्ट है। ओके, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में पढ़ेंगे, फिर वर्ड बाय वर्ड सारे मैं आपको एक लाइन पढ़ा के बताऊंगा बुक से, फिर उसका रेगुलर क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, फिर क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, फिर सब क्या हम लोग समरी नोट्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, फिर प्रैक्टिस में उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाद में एक टेस्ट से आपको पूरा इवैल्यूएट करेंगे। दिस इज हाउ दिस सब्जेक्ट यू वांट टू गेट कंप्लीटेड। इस सिलेबस में आपको 3 चीजें मिलेगी यहाँ पे क्लास में। नंबर 1 क्या मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट मिलेगा, पढ़ाने का 3 स्टेज में फॉलो होंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, बार बार रोज रिवाइज करेंगे, और तीसरी बात क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, चार्ट्स बनाएंगे, समरी नोट्स बनाएंगे, और बाद में क्वेश्चन बैंक लेके उसको खत्म कर देंगे। ठीक है ना, ओके फाइन।
चलो चालू करें। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? बताएंगे यहां पे कितने लोग बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके खानदान में बिजनेस ही बिजनेस चलता है? अच्छा है, वो काफी लोग हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से आए हैं। तो मैं एक पूछूंगा, क्या जितने लोग बिजनेस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, सबसे कॉमन सवाल है, इंसान बिजनेस करता क्यों है? मैं सभी जनता से मेरा सवाल रखता हूं, आखिर इंसान बिजनेस करता क्यों है? अरे बोलो यारो। प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कोई बिजनेस क्यों करता, तो आप कहेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। और बताइए, कुछ लोग क्या सिर्फ प्रॉफिट इकलौता ऑब्जेक्टिव है या और कोई? गुडविल के लिए। अच्छा, नेम और फेम के लिए। अच्छा है, नेम फेम मिलता है तो बोनस में मिलता है, पर इंसान जब बिजनेस चालू करता है तो आखिर उसके मन में क्या चाह होती है कि उसको बनना क्या है? ग्रोथ के लिए। अच्छी बात है। सबसे पहले आपने एक बात भुला दी, इंसान कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले वो करता है इस चीज के लिए। जब इंसान बिजनेस चालू करता है ना, तो प्रॉफिट की बहुत बाद में सोचता है। पहले बोलता है कि जितना पैसा मेरे घर से गया हुआ है उतना मुझे आएगा या नहीं आएगा। अगर उतना आ रहा है तो मैं समझ जाऊंगा मेरा सबसे फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मुझे लगता है कि जितना मेरा एक्सपेंसेस हुआ है, अरे प्रॉफिट तो बात की बात है, जितना घर से गया है। मान लीजिए पापा का पैसा लेके मैं बिजनेस चालू करता हूं, मेरे क्या नीतिमत्ता होती सबसे पहले कि पापा का पैसा मैं वापस उठाती, प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा वो बात की बात है। तो व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग बिजनेस? सबसे पहले सर्वाइवल, और दूसरा बनता है, एक होता है मालूम है जिसका नाम है स्टेबिलिटी, और एक होता है ग्रोथ, एक होता है प्रॉफिट, और एक होता है एफिशिएंसी। ये बिजनेस करने के 5 ऑब्जेक्टिव है, एक एक करके समझते। सर्वाइवल मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। और स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्टेबिलिटी मतलब कि बिजनेस में हम लोग कुछ नया एक्सपेंशन नहीं करते, पर हम लोग बिजनेस में फ्लक्चुएशन नहीं चाहते। हम चाहते कि आज मैं जितना पैसा कमा रहा हूं, बोलो ना, ये कायम चलता रहे जिंदगी के साथ भी और बाद भी। स्टेबिलिटी। बताओ ऐसे कोई बिजनेस जो आपको लगता है कि नहीं स्टेबिलिटी नहीं होती, मतलब बहुत बहुत यू फाइंड लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। शेयर मार्केट में होता है ऐसे, और बताओ कहां पे होता है, कौन से बिजनेस में आपको लगता है लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन? क्या आपको पता नहीं फार्मिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है, कभी किसी साल बहुत पैसा मिलेगा, कभी किसी साल। गोल्ड मार्केट में भी ऐसा होता है। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते क्या है कि बिजनेस में क्या रहे? स्टेबिलिटी रहे। अच्छा है। और तीसरी बात क्या चाहता हूं मैं? ग्रोथ चाहता हूं। अब ध्यान से सुनना, जब मैंने अपनी क्लासेस चालू की थी 2010 में, तो 2010 में जब क्लासेस चालू की थी, आई वॉज नॉट हैविंग माई ओन क्लास। तो 2010 में मैं जब क्लास चालू कर रहा था तो मुझे सवाल ये उठा था कि मतलब कि मेरा जो क्लास का रेंट था, अब देखिए बता नहीं, स्टेबिलिटी आपको सारा बता रहा हूं मैं कि एग्जैक्टली मैंने जब बिजनेस किया तो मेरे 5 ऑब्जेक्टिव ये थे कि नहीं। क्लासरूम का भाड़ा और इलेक्ट्रिसिटी सब 2 लाख रुपए, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ पर मंथ एडमिनिस्ट्रेशन और सारे खर्चा 50,000 रुपए, और मान लो कि बाकी और जो खर्चे होंगे आदर्श वगैरह 50,000, 3 लाख रुपए खर्चा होगा। अब बताओ अगर उस समय व्हेन आई स्टार्टेड, तो उस समय पे वो आईटी का फीस जो था वो बहुत ही कम था। इट वॉज ओनली 3500। ये कितने सालों की, 6 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 3500 रुपीज फीस था। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कम से कम मेरे पास कितने बच्चे आना चाहिए तो मेरा ये इक्वल हो जाएगा, मतलब लगभग 90 से 100 बच्चे आएंगे तो ये मेरा जो काम वो निकल जाएगा। तो मुझे ये इस बात की चिंता हो रही थी कि इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आई वाज लिटरली थिंकिंग, तो आई स्पोक टू माय डैड। तो डैड ने बोला अगर तुझे लॉस भी आता तो कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो मैं सोच रहा था अदरवाइज मैं जॉब कर लेता हूं कहीं पे। जॉब मतलब क्या, वापस से किसी और एकेडमी के अंदर मैं एज ए प्रोफेसर काम करता हूं। तो फिर पापा ने बोला ये सब मत काम कर, तू किसी के अंडर में काम नहीं कर पाएगा ठीक से, वो पहले हो गया 2 साल, अभी और नहीं कर पाएगा, तू किसको झेल नहीं सकता और लोग तुझे। तो एक काम करना, तू अपना ही चालू करते, देखते जो होगा, जब तक तुझे प्रॉफिट नहीं तो मैं तुझे सप्लाई करता हूं। फर्स्ट बैच हुआ था ऐसे कुछ, तो इन द फर्स्ट बैच आई गॉट 220 कुछ तो 4 स्टूडेंट्स आई गॉट, और जिसका फीस था 3,500 के हिसाब से अराउंड ये कुछ तो 7 लाख के करीब हो जाएगा। और आई वांटेड टू हाउ मच, आई वांटेड 3 लाख रुपए, और मुझे मिले थे 7 लाख, तो 4 लाख रुपए जो हो गया था वो मेरा प्रॉफिट हो गया था।
पर आप मुझे बताओ, वो फर्स्ट बैच था जिसमें मेरा 2 ऑब्जेक्टिव साथ में ही कंप्लीट हो गया, एक स्टेबिलिटी, सॉरी एक सर्वाइवल और एक ग्रोथ। पर मुझे बताओ अभी भी स्टेबिलिटी आप कब कहोगे कि मेरे बिजनेस में स्टेबिलिटी हुई? नहीं, कब कहोगे कि सर के बिजनेस में स्टेबिलिटी होगी? जब वो चलने, जब स्टूडेंट आने का सिलसिला अगर तब से लेकर आज तक बरकरार है तो मैं कहूंगा कि मेरे बिजनेस स्टेबल है। मान लो कभी बच्चे बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी ज्यादा, तो मैं कहूंगा मेरा बिजनेस स्टेबल है या नहीं है? तो नहीं है। तो इसीलिए मेरी इच्छा क्या थी बोलो, कि मेरे स्टेबिलिटी रहे, और स्टेबिलिटी आ चुकी थी मुझे बिजनेस में। तो मेरे 3 ऑब्जेक्टिव 2010 से लेकर 2016 तक यही अंदाज में, रेंज में स्टूडेंट्स मुझे मिलते रहे, कम कभी नहीं हुए। पर एक बात है कि मेरे बिजनेस में मेरा ग्रोथ भी ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता है? जब मैं सिर्फ पूना में पढ़ा रहा हूं तो मेरा ग्रोथ नहीं है, पर मैं पूना में अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आईटी चालू किया था, फिर मैंने पहले आईटी चालू किया था, बाद में एसएम चालू किया 2 साल बाद, तो मेरा एसएम का स्टूडेंट बढ़ गया, तो मेरा ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, मैंने एसएम क्यों चालू किया? एक ऑब्जेक्टिव है जिसका नाम है ग्रोथ। मतलब एसएम जब चालू नहीं भी था तब भी मेरे पास क्या था? सर्वाइवल था, स्टेबिलिटी था, और क्या था? और जब मैंने एसएम चालू किया तो क्या हुआ? मेरा ग्रोथ हुआ। जब मैंने इसी आईटीएसएम को हैदराबाद में चालू किया, नागपुर में चालू किया, तो आपने क्या कहा? ये भी ग्रोथ हुआ। फिर मैंने वर्चुअल के माध्यम से अब 115 किया, ये जितना कुछ भी किया है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को बना लिया जिसका नाम है ग्रोथ। आज मुकेश अंबानी, आज अनिल अंबानी क्या करते हैं? ये क्या जो भी कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग इट फॉर व्हाट प्रॉफिट, दे आर डूइंग इट फॉर व्हाट ग्रोथ। जैसे अनिल अंबानी तो हौला आदमी है। जब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्या हुआ था, वो बंटवारा जब हुआ था, तो अनिल अंबानी के पास में बहुत सारा लिक्विड फंड आया था और मुकेश अंबानी के पास में बहुत सारा फिक्स एसेट जैसा था। तो अब अनिल के पास में इतना पैसा है तो खर्चा तो करेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये इंसान ने इतनी कंपनियां परचेस करी, इतनी कंपनियां एक्वायर की, दुनिया के हर धंधे किया होगा उसने। रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ज्वेलरी, रिलायंस स्टेशनरी, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस डिजिटल, अरे क्या कहने उसका, रिलायंस पेट्रोल, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस फ्रेश, और रिलायंस का क्या कहने। वो इंसान ने इतना परचेसिंग किया, मुझे बताओ ये जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया, ये क्या है? उसका प्रॉफिट है, ग्रोथ है? मतलब कोई भी इंसान जो है, आप चलो बात करेंगे रतन टाटा की, क्या आपको लगता है रतन टाटा के बिजनेस में ग्रोथ है क्या? ऐसा कब लगता है कि रतन टाटा ग्रोथ फेज में है? ये इंसान के पापा ने शुरुआत की थी स्टील से। ये इंसान कहां पे स्टील से तो निकला, पर अभी बहुत आगे गया हो। कहां पे आया? तो टाटा का क्या क्या मिलता है? जरा 2-4 कंपनी के नाम बोलो। देखते हैं टाटा के 10 बिजनेस का नाम आपको पता है क्या? टाटा नमक, देश का नमक, टाटा टी, टाटा स्काई, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा की होटल्स भी है, ताज होटल्स, एक टाटा का स्टार बाजार भी है, तनिष्क है, तनिष्क, टाइटन है, टाटा डोकोमो है, टाटा एयर एशिया, स्टारबक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाटा का टीसीएस। ये तो सिर्फ ये हौला आदमी है, देश का सबसे बड़ा हौला। इसको पूछा गया एक बार, भाई साहब शादी क्यों नहीं करी? बोले वक्त ऐसे निकल गया, ऐसे मेहनत में लगता ही नहीं कि शादी की कोई जरूरत पड़ी मुझे। मतलब इंसान काम में इतना बिजी हो गया कि इसको समझ ही नहीं आया कि शादी करना भी इंपॉर्टेंट है। सच में ये बहुत डायनामिक आदमी, बहुत सीखने जैसा है उसके पास में। रतन टाटा मतलब सारे लोग अलग है, वो अलग है। उसने ऐसे करप्शन करके पैसे नहीं कमाए उसने। वो आज तक ना किसी, वो सचिन तेंदुलकर जैसा साफ आदमी है। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करता, कुछ नहीं करता, किसके टैक्स नहीं डुबाया, किसको डुबाया नहीं ना शेयर। जैसे रिलायंस के नाम पे बहुत कलंक है, वैसे टाटा उतना ही साफ है। मतलब टाटा ने ना वो एक्साइज भी चुपचाप भरता है, वो सर्विस टैक्स भी चुपचाप भरेगा, कुछ नहीं गड़बड़ करेगा। इतना होगी भी पैसा कमाए, मतलब कुछ तो दिमाग चलता होगा उसका, राइट। अभी हाल ही में उसने टाटा 2007 में कोरस को एक्वायर किया। अब कोरस कौन है? कोरस कौन है? अरे कोरस वर्ल्ड की 5 नंबर की कंपनी थी स्टील में, वर्ल्ड की, और इसका नंबर था 56। अब ये 56 वाले, ऐसा देश में नहीं है कि मेरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ 56 ने 6 नंबर 5 को एक्वायर किया, सॉरी 6 को। और वो एक्वायर करने में आप दोनों को मिला के जो टाटा कोरस बना है वो 5 नंबर पे पहुंच गया। अभी टाटा कोरस, मैंने समझा कि क्या हुआ, एक 56 की हल्की कंपनी ने जो 56 नंबर पे स्टैंड करती टाटा स्टील, उसको पूछा गया भाई इतना क्या तू इमोशनल हो गया इस कंपनी के लिए? बोले माय डैड यूज्ड टू वर्क विद देम। रतन टाटा की जो पापा है, पापा ही यूज्ड टू वर्क, और उसको क्या क्या ख्वाहिश थी वहां पे
क्या ख्वाहिश थी बोले तो कि उसके डैड को लगता था कि उसके जैसी कंपनी इंडिया में बनना चाहिए। उसके पापा को कंपनी बड़ी अच्छी लगती थी जिस सिस्टम से वो काम करते थे। बेटा बोले उसकी जैसी कंपनी क्या बनाने की, आप भी छोटी बात करते हो, उसको क्या, उसको ही ले लेते ना। बेटा होता ऐसा इमोशनल हो गया, कंपनी को ले लिया उन्होंने। नाम तो सुना होगा रतन टाटा, बहुत अंदर है, बहुत बहुत आगे जाएगा वो। क्या मतलब यूके की जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया। अब देश के नहीं दुनिया के अंदर बहुत बड़े प्लेयर्स में से वही आता है। एक तो अपना लक्ष्मी मित्तल, वो तो हौला ही है। लक्ष्मी मित्तल पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 किंग, नंबर 1 स्टील मेकर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। उसने तो किसको एक्वायर किया था, आर्सेलर को एक्वायर किया था। आर्सेलर मतलब ये भी बहुत बड़े, और कितने में एक्वायर किया, $32 बिलियन में। अब $32 बिलियन के पैसे लगाओ रे, 32 100 करोड़ 60 लगाओ भाई, लगाओ। अरे इतने रुपए नहीं डोगलो, उतने करोड़। ये कितने आते, 18, हाँ मतलब 18,000 करोड़ ना, 190, 19,200 क्या 192,000, हाँ देखो, हाँ वही करोड़। हाँ बोले कितना था, $32 बिलियन, हाँ इतने में। $32 बिलियन को इतना बोलते हैं, अपने इसमें है क्या 1,000 करोड़, इतने में तो लिया, उसमें क्या हुआ। ऐसा आदमी बनने के लिए क्या चाहिए, विजय माल्या की बात मत करो, उसने क्या किया। अच्छा लूटने के लिए भी पैसे, लूटने के लिए भी दिमाग लगता है, वो तो अलग ही है। वो क्या वो ज्ञान दे रहे मालूम क्या, पैसे तो चुरा लिए। देखो मेरे को प्रेशर मत करो, मेरे को कितने पैसे देना है मार्केट में, देखो कितना होशियार है, कैसा स्ट्रैटेजी कर रहा है, इतने पैसे देना ना, क्या बोल रहा है, मेरे को प्रेशर नको करो, मुझे मार डालो, मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा क्या, मुझे जेल में डाल दो। लोग उसे जेल में डाल रहे, डाल दो, मैं जेल में जाऊंगा तो कमाएगा कौन, पैसे चाहिए ना वापस, मुझे खुला छोड़ो, मैं मेहनत करूंगा मेरे दिमाग से, हाँ और भी पैसा कमाऊंगा दूंगा। अरे इतना नालायक आदमी हो, मतलब चला पैसे तो छोटा छोटा तो है ही वो, अभी छोटा होने के बावजूद भी क्या ज्ञान दे रहा। देखो मैंने पैसे चुराए, उसमें कोई शक नहीं है, पर आपको पैसे चाहिए कि मेरी जान, मेरे मार डालो, पैसे मिलेंगे आपको। होशियार हो गए तो मेरे को खुला छोड़ो, मुझे आजाद घूमने दो, मुझे जो करना है करने दो, मैं अपने दिमाग से पैसे कमाता आपके लाके दूंगा। हाँ ये है वो। चलो बात करेंगे हम लोग, 3 ऑब्जेक्टिव तो आपने देखे, बताओ कौन से, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, और एक प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट। नो डाउट प्रॉफिट तो होगा ही ना रे भाई, अरे प्रॉफिट तो होगा ही ना। क्या प्रॉफिट भी एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या आपको। अच्छा कोई है यहाँ पे जो ऐसे टेक्सटाइल के बिजनेस में, यहाँ पे टेक्सटाइल के बिजनेस में, बेटा कहाँ पे, पूना में क्या चलता है। अच्छा आपके क्या है, चादर सोलापुरी। बेटा एक चादर का बड़ा नाम सुना है, कितना प्रॉफिट होता है उसमें, एक चादर मतलब कितना परसेंटेज होता है। दिल की बात खोली आज, कोई बात नहीं, आज सीधी बात, नो बकवास, आज सच का होगा सामना। बोले बेटा चादर में मान लो 1,000 की चादर लेता हो तो मुझे कितना लूटा जाता है। अरे हम हमारा बोलेंगे, तुम पहले बोलो। कोई है यहाँ पे कितना, 20%, 20 के आसपास। यहाँ पे कोई है जो ज्वेलर्स के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ज्वेलर कोई है या कोई, अरे ज्वेलर है क्या। बेटा 1 मिनट सुनिए, सच का सामना होगा। बेटा तुम्हारा ज्वेलर का बिजनेस है, सुना हमने बहुत कुछ है, वैसे कितना प्रॉफिट होता है और कितनी मिलावट होती है। नहीं मतलब जैसे ये मान लो 10 ग्राम में सोना खरीद रहा हूं 28,000 में, तो तुमने कितना लूटा मुझे। अरे कितना मतलब लूटा, मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, 500 रुपए, 1000 रुपए। और बेटा ये जो लोग मिलावट का धंधा करते, क्या वो सच है कि मतलब ये सब बात सिर्फ झूठ है, करते हैं मतलब थोड़ा पित्तल मिलाते हैं उसमें। आपने ऐसे इंसान की जबान से बात सुनी जो खुद अपने आप में एक ज्वेलर है, वो खुद ही बात करे, एक्सेप्ट करे। कोई है यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से बिलोंग करता है, कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन कहां पे चलता है कंस्ट्रक्शन सिटी। एक मिनट बहुत बड़े इंसान से बात हो रही।
पुणे में ही है, आउटस्कर्ट्स में चलता है, अच्छा है। कहां पे? जलगांव में कंस्ट्रक्शन चलता है। बेटा एक कंस्ट्रक्शन की, बेटा खड़े हो जाइए, जनता आपको देखना चाहती है। क्या आपको यह लगता है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में प्रॉफिट होता है? एक मिनट रुकिए, कितने सालों से आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है? 15 से 16। क्या आपके बिजनेस में सर्वाइवल है, स्टेबिलिटी? आपको लगता है आपके बिजनेस में कोई ग्रोथ हुआ है? कब ऐसा लगा? अच्छा, आपने बहुत सारा लैंड एक्विजिशन किया और आपको लगता है आपके धंधे में प्रॉफिट है। मान लो कोई एक इंसान 10 लाख का फ्लैट खरीद रहा हो, तो कितना लगता होगा, कितना आपका प्रॉफिट होता होगा? 6 से 7 लाख का कॉस्ट होता होगा, बाकी 30% तुम अपना मार्जिन रखते हो। मतलब कितना भी हुआ तो 20-30% का तो प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्डर को होता ही है। मतलब कोई भी बिजनेस का एग्जांपल ले लो, चाहे ज्वेलर का ले लो, चाहे टेक्सटाइल है। अब सीए कोचिंग तो बेटा ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो एक मिनट रुकिए, मैं अपनी सफाई देना चाहता हूं। अच्छा, मैं आज दिल की बात बोल रहा हूं। आपको क्या लगता है कितना % प्रॉफिट होगा? 100%, 100%, 100%, 100% से ज्यादा। अच्छा, एक मिनट बात करेंगे। कितना लोग लगता है कि 50% प्रॉफिट होता होगा? 50, 70। अच्छा, मैं कोचिंग मैं कर रहा हूं, मैं आपको पूरा हिसाब बता रहा हूं कि हम लोग को प्रॉफिट दिखा रहा हूं। अभी आपको भरोसा तो रश करना तो मत करना। मान लो कि, अरे आपको यही जानना ना, एक सीए कितने पैसे, कोचिंग वाला, तो आपका तो कैसा है? मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रोफेसर अगर 10,000 की फीस लेता है तो उसको कितने पैसे प्रॉफिट में रहते हैं? ठीक है, 10,000 रुपए लिए उसने। अब ध्यान से सुनना, कुछ फालतू की बकवास मत करना, मेरा ही बोल रहा हूं। मेरा सब सही, तुमसे क्या छुपाना? सही बात। मेरा जो बुक का कॉस्ट है, मेरे जो कलर्ड बुक है मेरा, मैं बोल रहा हूं, मैं बाकी बकवास नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? बाकी लोगों का जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उनका प्रॉफिट मार्जिन मेरे से ज्यादा होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट बुक का खर्चा नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट बुक तो 50 में बनती है। तो मेरा जो ये किताब है, इसके लगभग मुझे 1400 से 1500 रुपए लगते हैं। अब एक काम करना, अच्छा मैं क्या बोल रहा, मैं ऐसा बोल रहा, समझो सही बोल रहा, बाकी आप टैली कर लेना मार्केट में, ठीक है? ITSM सारी बुक्स जो कलर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तो 40 पैसे में बनता है। तो ये 8,500 हो गया। अब इसमें सर्विस टैक्स जाता है। सर्विस टैक्स कितना? 15% लगा लो। अब 15% लगा लो तो कितना हो गया इसका? 1,200 रुपए। अब कितना बचा? 7,300। 7,300 में आप देखो, अब जो खर्चा है वो इसमें क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो खर्चा होता है, क्या बोलते हैं आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी, हाँ, और रेंट होता है। हमको लगता है ये खर्चा लगभग 10 से 12% आता है। तो 10,000 में मान लो कि 1,000 रुपए खर्चा, बाकी ये सब हो गया, तो कितना होगा? 6,300। और अब क्या हुआ? नहीं, ये खर्चा तो बहुत होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह बहुत चलता है, बहुत लगता है, ये एसी चलता है, फिर उसके बाद में एम्प्लॉय का खर्चा होता है, बोनस होते हैं उनके, वो तो आप जब बिजनेस करो तो आपको भी समझेगा। और शूटिंग का होता है। अरे रुको ना, अभी इसमें जो है ना 6300 में अभी तो इनकम टैक्स आएगा। अभी इनकम, हम लोग जिस स्लैब में थे वो 30% वाला स्लैब है। अभी 1,800 रुपए गवर्नमेंट ले लेता है। अभी जो बचा है वो मेरा प्रॉफिट है। 4,000 कितने रहे अभी? मतलब ये 10,000 जब कमाते हैं तो 4,500, मतलब 45%। पर क्या स्टूडेंट को क्या लगता है? पूरा के पूरा उड़ा दिए, क्या लगता है क्या? अरे भाई लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बड़ा गंदा काम है ना, ये 1,200 का है और ये 1,800 का है। 3,000 रुपए तो कौन लेके गया? गवर्नमेंट लेके आया ना रे भाई। आप तो क्या लगता, सारा ब्लैक में चल रहा है इधर। यहाँ पे मालूम है क्या, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सर्विस, उनको सब समझता हो कि पागल है क्या? यहाँ पे तो कोई सीए कोचिंग वाला कितना पैसे, मतलब स्टूडेंट को मालूम, तो सर्विस टैक्स को तो मालूम ही रहेगा ना। स्टूडेंट देता कितनी फीस है? 10,000, 9,000। कितने स्टूडेंट आ रहे? 300 लगा रहे, 9,300 बस। BMW आप लोगों को कितना आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लायर, उसकी खर्चे भुगड़ में उड़ा देते आप। चलो ठीक है, चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया, और 5वां ऑब्जेक्टिव बोलो।
पांचवा ऑब्जेक्टिव बोलिए। एक सवाल पूछता हूं मैं, एफिशिएंसी का मतलब जानते हो? सुनो रे, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम समय में। पहली बैच थी मेरे आईटी की, इसका की 4 स्टूडेंट हुआ करते थे। कितने? पहली बैच मेरी जिंदगी का पहला बैच 4 स्टूडेंट थे। कभी कभी तो 2 तो आते ही नहीं थे। तो दोनों के चले। आई यूज्ड टू फील सो बैड। आप सोचो ना, 2 बच्चे बैठे और कभी तो एक बार तो एक ही आया था। तो मुझे 10 मिनट पढ़ा, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने उसको फोन करके बुलाया, दिख तो आ। बोले सर नहीं, बहुत काम है आज। मैंने कहा कुछ भी कर, लगे तो तेरे लिए आधा घंटा रख तो तू आ। वो आधे घंटे तो आया, फिर 2 को पढ़ाया। अरे एक को कैसे पढ़ाएंगे आदमी ऐसा? ठीक, कैसे पढ़ाएगा? अरे हाउ बैड यू फील। अरे 2 तो होना चाहिए, 2। नजरे किसने मिला है? एक ही लिसी। 2 तो होना, थोड़ा सुनने वाला से चाहिए। पर अभी देखो, 4 स्टूडेंट में भी मेहनत उतनी की थी, 100 आवर्स की मेहनत की थी 4 स्टूडेंट के लिए भी, है ना? और आज अगर मान लो इस क्लास में 350 स्टूडेंट है, तो मेहनत तो उतनी है, पर क्या मिला है? पैसा तो कहीं गुना बढ़ा है। मतलब इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कम समय में या उतने ही समय में ज्यादा का प्रॉफिट, या फिर क्या करो बोलो ना, मतलब उतना ही प्रॉफिट हो रहा है आपको कितने कम समय में, या फिर उतने ही समय में। अब क्या हो रहा है, मेरा समय तो उतना ही है और प्रॉफिट उससे कहीं, वो तो 4 थे अब 350 है। और वैसे जब वर्चुअल आया तो अभी ये लेक्चर कम से कम 5000 लोग दिखेंगे। अभी ये तो 350 आपके सामने है, वर्चुअल में 4,500-5,000 हजार लोग दिखेंगे। तो मेरा एक बार का शूटिंग कितने स्टूडेंट को बढ़ा रहा है? 5000 स्टूडेंट को बढ़ा रहा है। तो मेहनत तो उतनी है। क्या बढ़ा है इसमें? एफिशिएंसी। खत्म हो गया। तो हर कोई बिजनेस में 5 चीजें होती है, बताओ कौन सी? स्टेबिलिटी। अरे बोलो, आंसर खत्म हो गया। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था नवंबर 2015 में कि बिजनेस करने के 5 ऑब्जेक्टिव कौन से? बोलो जरा एक बार। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं जो गूगल की है। गूगल का केस स्टडी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर देखने के बाद में आप बताओ इनके 5 ऑब्जेक्टिव रिलेट हो रहे क्या। मतलब मैं गूगल का पूरा हिस्ट्री दिखा रहा हूं, वो केस स्टडी पढ़ेंगे। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेबिलिटी है, कौन सा सर्वाइवल एंड ऑल दैट। ओके, आपका समय बस चालू ही होने वाला है। नहीं, अभी नहीं, सब होगा, बहुत मजा आएगा जिंदगी में। रुके, आप बताएं, आपको ये गूगल का केस स्टडी पढ़ना है, आपको बताना है, नोबडी इज गोइंग टू डिस्क्लोज आंसर। आपको सीक्वेंस बताना है, 5 चीजें कौन सी है। जो सही बोलेगा मूवी टिकट देंगे, पर आपको सीक्वेंस में सही बताना है। ये गूगल का जो है, गूगल का क्या है, ये पूरा एक केस स्टडी है। सबसे पहले शुरुआत क्या हो रही देखिए, फॉन्ट बढ़ाता हूं मैं इसका थोड़ा। अरे किस नंबर क्या हो रहा है क्या? कौन चालू किया बोलो भाई? और दूसरे का नाम क्या है? द डोमेन google.com वॉज रजिस्टर्ड। आपको जिसको भी सबसे पहले हाथ ऊपर कर देना। ओके, और बराबर से 5 लाइन लिखी है, और उसके 5 आपको बताना है कौन सा सर्वाइवल है, कौन सा स्टेबिलिटी, आपको सब बताना है। डोंट डिस्क्लोज आंसर। ओके, एंड दे फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड देयर कंपनी ऑन सितंबर 4, 1998 कैलिफोर्निया में स्टार्ट किया। और क्या नाम रखा? डोमेन google.com रखा। इट वॉज स्टेबिलाइज मेनी ईयर्स एंड बिकॉज इट वॉज बेड बेस्ड सर्च इंजन। अब तीसरा लाइन है, अभी तक दो लाइन हो गई, मतलब ये ऊपर का एक पैराग्राफ हुआ, एक लाइन हुआ, तीसरा पॉइंट। उन्होंने गूगल डॉक्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर यूट्यूब को एक्वायर किया, ये तीसरा लाइन है। ओके, फिर बाद में उन्होंने ये काम भी किया, ये भी उसके अंदर का ही। इन्होंने नासा के साथ में टाइप किया, गूगल के साथ में टाइप किया। आप अरे अब डोंट डिस्क्लोज द आंसर यार। फिर उन्होंने क्या किया? गूगल इज व्हाट बिल्डिंग डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि लोगों को फास्ट सर्विस मिले। और लास्ट में गूगल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतना है, $29,541 वो भी $1,000,000 है। इतना उनका गूगल का प्रॉफिट है। आपको बताना सीक्वेंस में कौन सा पहले, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, चौथा, पांचवा। नंबर 1 कोई नहीं, कोई 5 पॉइंट्स समझ गए? 5 पॉइंट्स आ गए ना आपको? सीक्वेंस में समझ में है कौन सा है? एनीबडी कैन आंसर दिस? कोई है जो जवाब देगा? 5 पॉइंट्स, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आपको कंफ्यूजन हुआ? वापस दिखाओ क्या? ये पहला है, ये पहला है। आप डोंट डिस्क्लोज आंसर बोला तो हौला है क्या? नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये पूरा है,
फिर नंबर 4 ये है और नंबर 5 ये है। कौन सा ये तो नाम में, ये तो ऑलरेडी प्रॉफिट लिख के दिया है। चलो 5 पॉइंट्स, नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ चंडी आप जवाब देंगे, खड़े हो जाइए। हाँ जी, आप लाउडली बोलना थोड़ा सा। कैन यू प्लीज स्टैंड अप? यू कांट स्टैंड अप? ऐसा क्या है वहां पे? हाँ बेटा खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं, संभालिए, बाकी लोग संभालिए, लड़कियां इनको। जी कैसे हो आप? क्या नाम है जी आपका? निकिता। कहां से आए हो? नासिक से आए हो? नाम क्या है? नासा? अरे तुम लोग नहीं, अच्छे लोग ही बजा दो। वो नासिक बोल रहे, तुम नासा बोल रहे। बोलो नासिक से ही ये जलपरी आई है। नासिक से। नाम क्या? निकिता। वही अंकिता। अरे कुछ तो नाम, अरे कुछ तो नाम होगा ना इसमें क्या? अच्छा रुकिए, अच्छा 2 मिनट खामोश। अरे रुकिए, वो बच्चा बोल रहा है, बोलो बेटा। बच्ची बोलो बेटा, पहले क्या होता है? सब भूल गए बेटा अब इतने लोगों में ना। हाँ माय गॉड, सब भूल। आप बोलना चाहती हो? बोलिए। अच्छा आपको याद आ गया, वो दिखा दो मैं आपको एक बार। 1 मिनट, ये नासा से बच्ची वापस से ट्राई करेंगी। बेटा कोशिश करिए। सर्वाइवल है। अच्छा दूसरा स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही कह रही हो। अरे तुम ही बजा लो। ग्रोथ। हाँ, और लास्ट में तो प्रॉफिट तो मैंने लिख के दिया। आप जीती हो एक पूरा मूवी टिकट। एक बार तालियां बजाना, क्या बात है। So Ankita ji, I'm so proud of you. आप देखो भाई, गूगल ने स्टार्ट किया, इट वाज सर्वाइवल। 2001 तक, 1990, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, 1998 से लेके 2001 तक गूगल ने कुछ किया ही नहीं। गूगल डॉक्स लॉन्च किया 2001 में, तो 1998 से लेके 2001 तक स्टेबिलिटी। 2001 में गूगल डॉक्स को लाया, नासा को ये किया और यूट्यूब को किया वो ग्रोथ। उसके बाद में, अरे उसके बाद में क्या हुआ? ऐसा क्यों लगता है? वो एफिशिएंसी, लोग आज भी लोग क्लिक करते हैं गूगल पे, लगे आंसर आता है, कम समय में ज्यादा काम, और लास्ट में। तो अब ये रियल लाइफ केस स्टडी जैसे हम लोग ने इस क्वेश्चन के लिए की है, हर कोई क्वेश्चन के लिए आपके इसमें केस स्टडी होगी जो रियलिस्टिक है। आप मेरा एग्जांपल एग्जामिनेशन में नहीं लिख सकते, बट यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ गूगल। सीए कोचिंग के एग्जांपल पूना के, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ना कि वहां के भेलपुरी पानीपुरी, वो कुछ मत लिखना, वही लिखना है गूगल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब अगला सवाल है, अब 5 पॉइंट्स आ गए आपके बुक में, देख लो जरा मैंने क्या पढ़ा है जिसमें 5 पॉइंट्स है। कौन सा पेज नंबर देख लो एक बार। आप एक कौन सा पेज नंबर बताना एक मिनट। पेज नंबर 1 पर ही आपको दिख रहा होगा ये सर्वाइवल है। अरे यार, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ। अब मुझे बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? कहां पे आप 1 मिनट बताना है 5 पॉइंट में से मैं किसकी बात कर रहा हूं? नो प्रॉफिट नो लॉस, सर्वाइव। रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन द कॉस्ट। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और आप एक्सपेंशन कर रहे हो, ग्रोथ। कम समय में ज्यादा काम, कम रिसोर्सेज में ज्यादा काम, वो भी एफिशिएंसी है। और स्टेबिलिटी मतलब क्या? कोई जिसमें अप्स एंड डाउन्स पूरा स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है। ठीक है, अब आगे एक सवाल पढ़ूंगा। मेरे एक दोस्त है मिस्टर नहीं पॉल नहीं, अब दूसरे दोस्तों से मिला रहा हूं। मेरे एक दोस्त है जिसका नाम है नहीं अच्छा नाम है,
मैं अच्छा नाम बोला। माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर। इस चैप्टर के आखिरी पेज में देखिए, इस चैप्टर के आखिरी में आपको एक नाम दिखेगा, इस चैप्टर के वाला चैप्टर, ध्यान से देखिए इस इंसान को। ये मेरे बचपन की दोस्त है। ये ऐसा नहीं, आपकी जो नादानगी बंद करिए। ये ऐसा एक इंसान है मित्रों इस दुनिया में जिसके जीते जी उसका नाम किताबों में, अक्सर लोगों का नाम मरने के बाद में आता है। ये आज तक भी जिंदा है। अरे सच में जिंदा है भाई। रुकिए बच्चों, ये इंसान बहुत होशियार है। ऐसा कोई एमबीए इस दुनिया का नहीं होगा जिसको माइकल पोर्टर के बारे में पता नहीं है। बहुत ज्ञान देता है। इसने थियरी लिखी थी माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस। कौन सा पेज नंबर है बोलिए? अच्छा, अब माइकल पोर्टर एक दिन मुझसे मिले। मैंने पूछा माइकल पोर्टर मुझे एक बिजनेस चालू करना है। बोले कौन सा? मैंने कहा आजकल बहुत बिग बाजार जैसे जो बिजनेस है बहुत चल रहे हैं। मैं भी थोड़ा सुनो भाई, मैं भी एक बिजनेस चालू करना चाहता हूं, बिग बाजार जैसा सुपरमार्केट। अच्छा, बोलता है जब भी तू बिजनेस करेगा मुझसे पहले पूछ के ही काम कर रहा। मेरा नाम है माइकल पोर्टर, मैं प्रेशर चेक करता हूं। मैं पढ़ाने देंगे क्या नहीं देंगे? कुछ भी अपना नादक कुछ भी बोलते हैं। मैं बोलूंगा कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब हाथ दे आपको, आपकी सोच भी इतनी बेकार है। मैं तो अपने सरल मन से बोलता हूं। माइकल कहता है कि कोई भी बिजनेस में जाना है तो उसका प्रेशर चेक करना जरूरी है। अरे कमाल करता, क्या बोले जा रहे हो आप? बोले उसी धंधे में पैसा लगाना जिसके अंदर प्रेशर कम है। मैंने कहा कौन से प्रेशर की बात करो? कंपटीशन का प्रेशर, प्रेशर ऑफ। बोले अगर तुम बिग बाजार जैसा बिजनेस चालू करोगे पर तुम्हें सफलता मिलना जरूरी है। पहले एक काम करेंगे हम लोग, ये 5 फोर्सेस को देखते हो क्या करेंगे? पहले सारे वो चेक करेंगे कि कितना प्रेशर है। और आपके हिसाब से मैंने बिग बाजार जैसा बिजनेस चालू करना चाहिए कि नहीं? मान लो आप माइकल पोर्टर का जानते रहे, आप ऐसी रैंडमली बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? वहां पे कंपटीशन ज्यादा बहुत है। अच्छा, आजकल ऑनलाइन का बिजनेस आ रहा है। मतलब कुछ बातें देखकर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए, पर उसका स्ट्रक्चर्ड एक थियरी है। और आप बताइए 5 पॉइंट्स है। माइकल पोर्टर कहता है कि 5 पॉइंट्स को देखो और फिर डिसाइड करो कि तुमने बिजनेस चालू करना चाहिए या। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इंडस्ट्री में राइवलरी। राइवलरी समझता है? अरे बोलो यार। ये नहीं, आपको पहले सुनो ध्यान से। ये वो 5 पॉइंट है मित्रों। ये 5 पॉइंट वो है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स वी कैन इवैल्यूएट द प्रेशर ऑफ कंपटीशन। ये 5 ग्राउंड्स को देखते हुए हम लोग को समझेगा कंपटीशन कितनी ज्यादा है और उस धंधे में कितनी कंपटीशन। अगर इसका आंसर अगर आ रहा है कि कंपटीशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो हम उस धंधे में पैसे। अब एक एक करके देखते हैं। राइवलरी मतलब समझते हैं? राइवल मतलब कि खूंखार कॉम्पिटिटर्स। क्या आपको लगता है बिग बाजार जैसे धंधे में मैं आऊंगा तो बताओ मेरे कॉम्पिटिटर तो पहले तो बिग बाजार ही होगा। अब आएगा एसपी बाजार, तो एसपी बाजार जो आएगा तो मेरा सबसे पहले कौन कंपटीशन में आएगा? शराब। हाँ बिल्कुल सही। आज देखते कितना डीमार्ट है और वॉलमार्ट है और रिलायंस है और कौन सा मार्ट? कोई भी मार्ट ला रहे हावला है क्या? हाँ मतलब डी मार्ट हो या वॉलमार्ट हो या बिग बाजार हो, ये मेरे सारे कॉम्पिटिटर है। आप मुझे बताओ कंपटीशन इस धंधे में ज्यादा है कि कम है? इसमें रिलायंस भी है, इसमें मोर भी है। आपको लगता है ये इतने सारे लोग होंगे तो मेरे लिए कंपटीशन ज्यादा है कि कम है? तो मेरे लिए कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे ज्यादा है कम? तो मैंने धंधा करना चाहिए कि नहीं?
इस पॉइंट की सोचे तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस पॉइंट के हिसाब से मेरे ऊपर प्रेशर कंपटीशन का ज्यादा है। समझ में आया? अब मैं दूसरा पॉइंट पूछूंगा। ऑसम। बायर्स, आप मुझे बताओ, अगर कल से मैं एसपी बाजार चालू करता हूं, एसपी बाजार, आप मुझे बताओ बायर्स की चलेंगी कि मेरी चलेंगी? सोच के जवाब देना, कुछ भी मत झूठ बोलना। क्यों? मेरी चलेंगे ना। मैं कितने भाव में भी बेच दूंगा। अरे मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। देखो, मैं किसी भी भाव में बेचूंगा तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि मेरे जैसे बेचने वाले और भी 10 लोग हैं मार्केट में। तो आपको लगता नहीं इतने सारे लोग सुनना, इतने सारे लोग बेचने वाले, तो मेरी चलेंगी कि बायर्स की चलेंगी? तो मतलब मेरे ऊपर प्रेशर ऑफ कंपटीशन, मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा ना ज्यादा। तो ये पॉइंट मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? अरे बोलो यारो। मतलब दोनों बातों को सोचे तो ये कहते हैं कि हमने धंधा, अभी तो सिर्फ 2 ही पॉइंट है। कितने अनफेवरेबल है? 2 में से 2 अनफेवरेबल है। तीसरी बात, सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं, देखते कितने लोगों को समझ गए। बिग बाजार का एग्जांपल लेके मैं एसपी बाजार चालू कर रहा हूं। आप मुझे बताओ मेरे सब्स्टिट्यूट कौन से होंगे? नहीं, मैं जानता हूं, आप जैसे बच्चों की सोच को जानता हूं। आपने जब मैंने कहा एसपी बाजार के सब्स्टिट्यूट बता, तो आपने मुझे बिग बाजार का नाम बोला। नहीं, बस आपने मुझे डीमार्ट का नाम बोला। आप मुझे बताओ ऐसे नाम आपने क्यों बोले मुझे? क्या आपको एसपी बाजार का बिग बाजार सब्स्टिट्यूट लगता है? बोल बेटा बोल। वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो कितना करीब से जानता है। कॉम्पिटिटर है, वो बताया कि सब्स्टिट्यूट नहीं है वो। तो फिर कॉम्पिटिटर और सब्स्टिट्यूट में फर्क क्या है? मतलब आपको यह समझना चाहिए मित्रों, बिग बाजार मेरा कॉम्पिटिटर है, डी मार्ट मेरा कॉम्पिटिटर है, पर यह मेरे सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई इंसान अगर मुझे बताओ सुपरमार्केट से नहीं खरीदता, हाइपर मार्केट से नहीं खरीदता, तो कहां जाता है वो खरीदने? ऑनलाइन। ना सिर्फ ऑनलाइन, छोटी छोटी जो दुकानें भारत में जो चल रही, किराना शॉप्स, क्या वो भी उसके सब्स्टिट्यूट है कि नहीं? तो पता सब्स्टिट्यूट में कौन कौन है? एक तो बिग बाजार, नहीं, सब्स्टिट्यूट में कौन कौन है? एक तो ऑनलाइन और दूसरा कौन है? तो बताओ, आप मान लीजिए जरूरी है कि लोग मॉल में आके खरीदे? क्या आप भी हर कोई चीज मॉल से खरीदते हो या कभी लोकल शॉप से भी खरीदते हो? 1 लीटर दूध लाना है आपको कि दूध लाने के बिग बाजार में, तो एक दुकान लीजिए। एक लीटर दूध लाना है, कितने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बताओ, आप छोटी से छोटी जो चीजें होती है वो तो लोकल शॉप से खरीद लेते हो। मत करो रे। आपसे मेरा अगला सवाल है, आप मुझे बताओ जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे इस धंधे के, वो मेरे एसपी बाजार के लिए अच्छी बात है गंदी बात? फेवरेबल या अनफेवरेबल? मतलब मेरे ऊपर कंपटीशन का प्रेशर ज्यादा हो रहा है कि कम? मतलब ये तीनों में से 3 पॉइंट ये कह रहे कि मैंने धंधा। चौथी बात, अब देखते हैं क्या बोलना चाहते हो आप। पोटेंशियल एंट्रेंट्स, मतलब न्यू एंट्रेंट्स। मुझे बताओ बिग बाजार और एसपी बाजार जैसे लोग नए नए मार्केट में आ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? क्या दिन ब दिन ये कंपटीशन बढ़ती जा रही है? मतलब नहीं, नए नए लोग इस धंधे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जैसे वॉलमार्ट आ रहा है, वैसे कई बहुत सारे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही, क्या करने के लिए? इस सुपरमार्केट का बिजनेस चालू करने के लिए। तो आप मुझे बताओ, वॉलमार्ट आ रहा है, वॉलमार्ट इसका एग्जांपल है क्या नहीं? अरे वॉलमार्ट न्यू एंट्रेंट है क्या नहीं? तो आप मुझे बताओ इसके साथ प्रेशर ऑफ कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? मतलब मेरे लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? 4 बातें दी कि 4 में से 4 ने क्या कहा कि मेरे धंधा। आखिरी पॉइंट है सप्लायर का पावर। अब देखते कौन जवाब देगा मुझे। मतलब बिग बाजार का और एसपी बाजार का सप्लायर कौन रहेगा ना? मैं किससे खरीद के आपको बेचूंगा? आप मेरे बायर हो। आप बोलेंगे लक्स दो तो मैं एचयूएल से खरीदूंगा। आप बोलेंगे सोनी की टीवी दो तो मैं सोनी से खरीदूंगा। आप बोलेंगे पेप्सी भी ना मेरे मॉल में तो मैं पेप्सी से खरीदूंगा। आप पार्ले जी तो मैं पार्ले जी, आप झंडू बाम तो मैं झंडू बाम, पतंजलि तो मैं पतंजलि। तो आप मुझे बताएं, ये सब एचयूएल हो या पतंजलि हो या फिर कोई भी सोनी जैसी और सैमसंग जैसी कंपनी हो, ये मेरे सप्लायर है। आप मुझे बताओ मेरे सप्लायर की चलेंगी या बिग बाजार एसपी बाजार की चलेंगी? सोच के जवाब देना। मेरे बिग बाजार की चलेगी या फिर एचयूएल की चलेगी? क्यों?
आप मुझे बताओ, एचयूएल को आप बोल रहे हो लक्स मैं नहीं खरीदता, सस्ते में दे रहा है क्या तू? वो बोले देख भाई ये रेट है, तेरे को लक्स इतने में लेना है क्या? मैं बोलूंगा नहीं लूंगा, इतने में दे रहा क्या? अब कस्टमर आए लक्स चाहिए, आप बोले नहीं लक्स नहीं है, ये बाबा की पतंजलि का दूसरा ले लो। आप मुझे बताओ, इस शैम्पू की बात करेंगे, अब इसका शैम्पू है, बोले सनसिल्क चाहिए, बोले नहीं बाबा का नया शैम्पू ये ले लो। आप मुझे बताओ, जिसको जो शैम्पू है ब्रांड फिक्स है तो फिक्स है, सोप फिक्स है तो फिक्स है, आप उसको कैसे चेंज करो? सर बोले नहीं ये बाबा का शैम्पू ले लो, थोड़ा सस्ते में डिस्काउंट है। आप मुझे बताइए, आप बताओ किसकी चलेंगी? सप्लायर अपने, अगर सप्लायर अगर अच्छा वाला है अपनी डिमांड पे बेचेगा कि नहीं? हो मतलब अपने खुद की बात रख के बेचेगा। जरूरत मुझे क्या एचयूएल को है? बिग बाजार को है कि एचयूएल को है? और वो बोलेंगे बिग बाजार बोलेंगे मैं नहीं बेचता। मत बेच, पूरे इंडिया बेच रहा है, सारे लोग तेरे यहाँ पे नहीं तो बेचा, तो वो डीमार्ट तो ले ही रहा ना, वो तो बेचेंगे ही, तू मत रख। तो ये भी प्रेशर मेरे ऊपर दे रहा है, मतलब ये मेरे लिए अनफेवरेबल है क्या फेवरेबल है? तो प्रेशर इसका भी मेरे ऊपर, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? 500 बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि धंधा मैंने चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा एग्जांपल दिया हुआ। अब मैं आपका समय गिनती चालू करूंगा। एयरलाइन इंडस्ट्री में भारत में अगर मान लो एसपी एयरलाइन स्टार्ट करना है, नाम तो सुना होगा एसपी एयरलाइन, उम्मीद से भी ऊपर। उम्मीद से भी ऊपर। अब मैं जो सवाल देखते हैं किसमें है कितना दम, देखते हैं आज का वापस से सेकेंड टाइम। इट्स अ मूवी टिकट क्वेश्चन। मूवी टिकट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, छपरी बंद करिए सब, बहुत भारी बोल रहा हूं। एयरलाइन के बिजनेस अगर चालू हो रहे हैं, एयरलाइन का मैं एसपी एयरलाइन स्टार्ट करूंगा, मैं माइकल बाबा के पास गया, बाबा माइकल पोर्टर बाबा बताइए ये बिजनेस चालू करूं क्या नहीं? तो बाबा बोलेंगे 5 फैक्टर को सोचो पहले। तो आप समझो माइकल पोर्टर आप हो और आपको ये मैं धंधा कौन सा कर रहा हूं? एसपी एयरलाइन। आपको 500 फैक्टर को सोच के मुझे बताना है कि एयरलाइन का बिजनेस मैंने चालू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपका समय शुरू होता है, जिसको आएगा वो हाथ ऊपर करेगा, पूरा मूवी टिकट लेगा, ठीक है ना? जरूरत पड़े तो 2 इंसान भी बोल सकते साथ में, 2 मूवी टिकट दूंगा, पर जवाब सही चाहिए। मतलब आपको क्या कंक्लूड करना है मुझे कि मैंने एसपी एयरलाइन स्टार्ट करना चाहिए, मतलब मैंने कर दिया कि करने वाला हूं? मैं कर दिया कि करने वाला हूं? तो आपको क्या जवाब देना मुझे, मैंने करना चाहिए या? तो आपको ये बताना है मेरे ऊपर प्रेशर कंपटीशन का ज्यादा है? अगर ज्यादा हो तो आप बोलेंगे सर ये काम नहीं करो। इतना आसान नहीं जितने जल्दी आप हाथ ऊपर कर रहे हो, बहुत गहराई है उसमें, जरा ध्यान से देखिए। बहुत नॉलेज चाहिए आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का। अगर आप सचमुच न्यूज देखते होगे, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते, तो आपको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। होशियार बच्चा जवाब देगा मुझे। बोलो साहब बोलो, देखते कौन लोग जवाब देंगे आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 5 पॉइंट्स है आपके सामने। और आपको तो एयरलाइन मतलब कौन से? एयरलाइन मतलब कौन सी? इंडिगो, एयर एशिया, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ठीक है। आप विस्तारा, ठीक है। आपसे सवाल है, आपका समय शुरू हो रहा है अब। आखिरी के 5 काउंट करूंगा, 5 4 3 2 1 0। चिट्टू आप खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। हाँ रुकिए, क्या नाम चिंटू आपका? अक्षर, अक्षय, कहां से हो अक्षय? अक्षय फ्रॉम पुणे। अक्षय जवाब देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राइवलरी की बात करेंगे, आपको पता है एयरलाइन इंडस्ट्री में राइवलरी है। अच्छा, अगर अभी किंगफिशर बंद पड़ा तो उससे उस इंडस्ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाँ हाँ, फायदा ही है उसका। अच्छा, कॉम्पिटिटर कम हो रहा है, तो राइवलरी है क्या? ऑलरेडी है सर। जैसे 2-4 नाम बताओ किसमें राइवलरी आपको लगती है? जेट एयरवेज है, एयर इंडिया है डोमेस्टिक लाइज में, और इंडिगो है।
और भी बहुत कुछ है, स्पाइस जेट है, और बोल रहे एयर इंडिया है, आपको गो एयर है। आपको क्या लगता है ये कंपटीशन ज्यादा है कि कम है? तब एसपी एयरलाइन को ऑलरेडी मतलब इतने सारे कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा मेरे ऊपर कि कम? तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, मैंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरा पॉइंट, बायर्स का बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर विल गिव मोर ऑफ द बायर्स, अच्छा, सर भी होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे एयरलाइंस ऑप्शंस अवेलेबल। बिल्कुल सही कह रहा है, बेचने वाले बहुत लोग हैं, तो चलेंगी बायर की क्या एयरलाइन की? मतलब वो क्या करते, ऐसे ही करते हैं अपने को क्या एयरलाइन में क्या सोना थोड़ी ना, जो सस्ते में बेचता मैं उसको टिकट लेता हूं। अब कोई बोलेगा मैं ये फैसिलिटी देता हूं, तो दे दे भाई। मैं तो कोई भी इंसान एयरलाइन में जब जाता है तो क्या चेक करता है, मतलब पूना से उसको मुंबई जाना है तो क्या चेक करेगा वो? सबसे सस्ता उस टाइम पे कौन सा है, मतलब उसमें राइवलरी है कि नहीं उनके आपस में? अरे कितनी कंपटीशन है उनमें, कितनी ह्यूज। अरे ये सब लोग बर्बाद हुए, एक भी प्रॉफिट में नहीं है। वो इंडिगो को छोड़ के बाकी सब लोग लॉसेस में। आपको ये नहीं कि तामझाम लोग तो एयरलाइन है, अरे सब उनको मालूम है कितना दर्द है अंदर। मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता थोड़ी देर से, आपको जानकर तो तब ताजुब होगा जब फ्लिपकार्ट भी लॉस में है, अमेजॉन भी लॉस में, स्नैपडील भी लॉस में है। अब यही कॉम्पिटिशन में इतना फर्क, भाई कौन कम लॉस में? मतलब वो आगे जाएगा जिसका लॉस कम है। तो आपको बोले साले धंधा करे, ये धंधा नहीं कर रहे। क्या है कि अगर मान लीजिए उसमें भी राइवलरी बहुत है, तो वहां पे किसकी चलती? बायर की चलती। अच्छा बताओ, ये फिर सर्वाइवल मतलब बिजनेस क्यों कर रहे फिर ये लोग? एक चीज की आस है कि 2020 में भारत में जब बहुत सारे लोग ई कॉमर्स यूज करेंगे तो तब एक साल में जितना लॉसेस गए वो एक साल में रिकवर करेंगे। अभी भी भारत के सिर्फ 2% लोग ई कॉमर्स करते हैं, 98% लोग ई कॉमर्स को यूज नहीं करते। अब सोचे 2% अगर 10% भी हो गया ना, तो इनके प्रॉफिट ने क्या जितने हुए ना, ये जितने लॉसेस हुए हैं वो एक साल में ही नया पार हो जाएगी। ये उस दिन का राह दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे कंटिन्यू करना। ये प्रेशर ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। मतलब हमने ये धंधा नहीं करना चाहिए क्योंकि बायर हमेशा हमें कम से कम पैसे में मांगते रहेगा। 2 पॉइंट देखिए, दोनों में भी लगता है ये फेवरेबल क्या अनफेवरेबल। नंबर 30 सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अक्षय आप क्या सही जवाब दे रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या बोल रहे हैं अदर मोड्स मतलब कौन से? रोडवेज है, रेलवेज है, पानी है, तो सब्स्टिट्यूट है क्या नहीं? सोच के जवाब दीजिए। आपको जब आप ऐसे सोचिए, अक्षय आप रास्ते से भटक रहे हो, अगर मैं हवा में उड़ने का ऑप्शन दे रहा हूं आपको, यहां से यूरोप जाना है, बोला नहीं ये रोड से बस देता हूं एक, नहीं आज खुलासा होकर रहेगा। क्या हवा का कोई सब्स्टिट्यूट है? नहीं रुकिए, कोई है जो इंटेलिजेंट जवाब देगा? मतलब कि आपको लगता है जो हवा से, जो एयरलाइन से काम होगा पानी से हो जाएगा और बस से भी हो जाएगा? देखो होगा पानी से होगा, पर क्या आपको लगता है वो रास्ता सही है? मतलब वो टाइम भी तो कोई चीज है क्या ना जिंदगी में। और मैं चले जाऊंगा, डूबते हुए चल जाऊंगा, देख लूंगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ए भाई जाना है, एक दिन में पहुंचना है, मीटिंग करके 2 दिन में घर लौटना है। वो पानी में जाऊंगा ना, जाएगा आएगा भी नहीं इधर, और रास्ते में तालिबान गिरा ना, उधर ही ले लेते हो, उधर ही ले लेते अंदर आपको पानी में उनके। बोल भाई। अच्छा इंटरनेशनल, अब पर अगर मान लो नेशनल की भी बात करता हूं, चलो मैं आपके सामने केस स्टडी रखता हूं। 10 सिटी है, मुझे 12 दिन में खत्म करना है भारत के। मैं इंडिया टूर पे गया था एक बार, तो पैसे बचाने के लिए मैंने क्या करा कि चलो रेलवे से ट्रैवल करके करने की सिर्फ सोची, पर मैं नहीं कर पाया। क्यों? 12 दिन अगर मैं मान लीजिए 10 दिन 10 सिटी में जाना है मुझे भारत के अलग अलग कोपचे में, और मैं रेलवे से घूमूंगा, वो सिटी पॉसिबल ही नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कुछ जगह पे एयरलाइन का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है? मतलब आपको अगर आप बहुत ही फोकट हो, नहीं पैसे बचा लूंगा, यहां से नागपुर कौन फ्लाइट से जाएंगे, चलो रेलवे से चलते, तो ऐसे लोग भी ना रेलवे से आएंगे, उनके लिए सब्स्टिट्यूट है। पर अब मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द केस में जो लोग एयरलाइन से उड़ते हैं ना, वो लोग छपरी नहीं होते, उनके उसमें टाइम नहीं होता, इसलिए वो हवा से उड़ते हैं। अरे बोलो ना यार। तो अगर ऐसा नहीं कि मतलब एकदम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते, पर मोस्ट ऑफ द केस में उसका सब्स्टिट्यूट, जो इंसान हवा में उड़ता है वो इसलिए उड़ता है बिकॉज उसमें टाइम ही नहीं होता, वो पैसे की कदर करता नहीं है। तो इस सेंस में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूट है या नहीं है? तो उसके लिए वो अच्छी बात है कि गंदी बात? आप बताएंगे, आप आम जनता बताएगी ये अच्छी बात है कि गंदी बात है। मतलब एयरलाइन के धंधे का कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। जितने लोग आज उड़ रहे हैं ना, कल उससे ज्यादा ही उड़ेंगे। आपको लगता है इसके धंधे में उड़ने वाले लोग ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे? क्योंकि दिन ब दिन लोगों को क्या लग रहा है, टाइम कम होना चाहिए।
आप बताइए, तीन बातें देखी, तीन में से कितने फेवरेबल है? दो फेवरेबल और एक आगे, दो अनफेवरेबल एक फेवरेबल, वही तो बोला। हाँ, पोटेंशियल एंट्रेंस की बात करेंगे। एयर एशिया जैसा पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस है। जी जी जी, तो न्यू एंट्रेंस है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि न्यू एंट्रेंस है, आपका क्या मानना है? मतलब ये वो टाटा एयर एशिया नहीं है? अरे टाटा एयर एशिया है ना, न्यू एंट्रेंस वो भी है, कम है, इतने नहीं है जितने सीए कोचिंग में है। जब मैंने प्रेस्टीज पॉइंट पे क्लासेस, आई वाज हैविंग 4th क्लास, अभी 25 क्लास है प्रेस्टीज पॉइंट। तो यहां पे न्यू एंट्रेंस ज्यादा है कम है? ज्यादा है कम है? तो इस जिंदगी कंपटीशन का प्रेशर कुछ ना, कि सिर्फ पुणे में, पूरे भारत में मैं घूमता हूं, हर जगह पे सीए कोचिंग का यही राड़ा है। हर जगह पे इतनी कंपटीशन है, एक कोचिंग वाले के सामने 2-4 खुल जाते हैं आसपास। आप मुझे बताइए, सीए कोचिंग जैसा इतना आसान नहीं है जितना एयरलाइन, मतलब जितना सीए कोचिंग आसान है उतना एयरलाइन नहीं है। रिलायंस कई सालों से कोशिश कर रहा है कि मुझे एयरलाइन में आने दो, उसको आने नहीं दिया। एयरलाइन में आने के लिए आपका चरित्र साफ होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे किसको भी पैसे की बात नहीं है, अरे लोगों की जान तुम्हारे हवाले है, ऊपर से गया तो कितना ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, बात यहां पे सोचने की है। नहीं नहीं, आपको पता है लोगों के पास पैसा बहुत है। आज गोदरेज चाहता है, आज महिंद्रा चाहता है, तो अपनी एयरलाइन लॉन्च कर सकता है, पर लाइसेंस सबको नहीं मिलते, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत है। आपको पूरा रिस्क वहां पे अंडरटेकिंग देना पड़ता है। इनको कुछ और तो मुझे उठा देना, वो ऊपर उड़ेंगे, मैं भी ऊपर उड़ूंगा, मतलब मैं आधी गोदरेज मुझे भी उड़ा देना ऊपर। नहीं नहीं, आपको समझा नहीं, आप क्या, वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है ना, क्योंकि वो धंधा ही ऐसा है। अच्छा, कुछ भी हो सकता है उसमें, तो इसीलिए एक तो लाइसेंस मिलते नहीं। इसके एंट्रेंस है, पर इतने नहीं जितने होना चाहिए थे। मतलब कंपैरेटिवली बात करेंगे, कोई भी धंधे में लोग नए भरे भरे, सीए कोचिंग में भरे हुए, मोबाइल बेचने वाले भरे हुए, टेलीकॉम में भरा, इनपुट क्या बोलते हैं, इनफ्लो बहुत है, पर एयरलाइन में उतना इनफ्लो नहीं है जितना कि बाकी। आपको लगता है ये बात आपसे सहमत है कि नहीं? अपन कितने सालों से वही वही सुनते हैं, एक कहता कम ज्यादा हुआ, किंगफिशर कम हुआ और एयर एशिया गया, बस इतना ही फर्क है। बाकी तो मैं जब से एयरलाइन समझी है, नाम तो ऑलमोस्ट वही है, थोड़े बहुत एक आधा कम ज्यादा हो रहेगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट में आता तो ये आपको नए नाम दिखते, बाकी इंडिया में तो वही है। बताओ, तो इसमें न्यू एंट्रेंस ज्यादा ही कम है, तो मतलब इसके ये भी फेवरेबल पॉइंट मुझे लगता है। अब मैं क्या बोल रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट न्यू एंट्रेंस की मैं बात कर रहा था। तो मेरे पास देख लो प्लीज, उसको मैनेज करूंगा मैं। ठीक है, न्यू एंट्रेंस की बात करो, न्यू एंट्रेंस कम है कि ज्यादा है? अच्छा चलो, आखिरी इसके बाद वाला कौन सा पॉइंट है? अच्छा, ये जवाब दे देना अक्षय तूने, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब सप्लायर का बहुत कम लोगों को समझता है, हर क्लास में मैं देखता हूं। एयरलाइन के सप्लायर कौन होंगे? फ्यूल और एयरलाइन बनाने वाले, एयरक्राफ्ट तो बनाता होगा ना कोई? ज्यादा है कि कम है? देखते आज ये नॉलेज की परीक्षा है, एयरक्राफ्ट बनाने वाले लोग भारत में या पूरे वर्ल्ड में कम है कि ज्यादा है? कौन से बनाते लोग? कुछ कंपनी का नाम जानते हो? चलो आपका कोई फोन ऑफ फ्रेंड किसी को जानते हो अब यहां पे? कोई इसकी हेल्प करेगा? कौन से 2 कंपनियां बनाती सिर्फ? हाँ जी बोलेंगे। एयरबस और बोइंग ऐसी 2 ही कंपनियां हैं इस पूरे विश्व में जो ये काम करती है। तो आप मुझे बताइए, 2 ही कंपनी अगर बेचती है तो मस्ती उनको चढ़ेगी। वो क्या बोलेंगे, देख भाई ये एयरक्राफ्ट है, 50 सूखे का लेता क्या तू? हम बोलेंगे नहीं लेता, तो मत ले। नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? अरे बेचने वाले 100 एयरक्राफ्ट बेचने वाले होंगे तो हम लोग बार्गेनिंग भी करें, भाव कब करेंगे? अरे यहां मंडी में गए, एक ही टोमेटो बेचने वाला है, वो कितना मस्ती में आता है, और मानो 100 टोमेटो वाले तो बोलता साबित रहा है, अब बोला वो चलता है 25 रुपए किलो, नहीं लेने का। नहीं आप बोलो ना कितने, नहीं लेने का। अरे साहब 15, नहीं लेता मैं। अच्छा लो 10 में लो, चलो खत्म करो, लाओ भाई। तो तब क्या है, अपनी चलती, क्योंकि 100 बेचने वाले ना, यहाँ पे बेचने वाले 2 है, तो अपनी क्या चलने वाले? नहीं तो बोले ठीक है, नहीं बदले हो, बंद कर दो तुम्हारी कंपनी, इतनी तुमको मस्ती है तो। अब बताओ ये पॉइंट फेवरेबल है एयरक्राफ्ट के लिए? आप बताना। मतलब अगर मैं एसपी एयरलाइन चालू कर तो मुझे मजबूरी से उनसे ही लेना है, और जितने भाव में देंगे उतने लेना है, और वो कभी भी मुझे तड़पा के देंगे। अभी नहीं है, अभी तो स्टॉक में नहीं है। उस स्पेयर पार्ट टूट गया, मान लो तो हवा में एक स्पेयर पार्ट उड़ गया, बोले नहीं है, तो बोले अभी तो नहीं भाई, भेजता हूं मैं। मतलब कभी भी वो मुझे नचाएगा कि नहीं, क्योंकि वो 2 ही है। तो अपने लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? तो 5 पॉइंट में से कितने फेवरेबल हुए और कितने अनफेवरेबल हुए? संख्या किसकी ज्यादा है? तो इसलिए बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आज तक एयरलाइंस लॉन्च नहीं किया। अगर ये बात है तो मैं, अदरवाइज तो आई वुड हैव लॉन्च्ड इट लॉन्ग टाइम बैक।
सारी बातों को देखते क्या लगता है कि ये धंधा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एसपी एयरलाइंस का धंधा चालू करना चाहिए कि नहीं? एक वर्चुअल से मुझे फोन आया जालंधर से, बोले सर आपने 2 एग्जांपल दिए, एक बिग बाजार का, एक ये दिया। उस चिंटे का सवाल क्या था, सर आप बहुत ज्ञान देते हो क्लास में, है ना, और हम तो बोल नहीं पाते वर्चुअल में, तो आज जवाब दो, ऐसा कोई आप बिजनेस बताओ जो फेवरेबल है। बहुत मस्ती ना आपको, ये अनफेवरेबल है, ये नको करो, वो नको करो। तो बोले सर मैंने 4 एग्जांपल लिए, मुझे एक भी फेवरेबल नहीं मिला, तो मैं अब कुछ काम करूं क्या नहीं करूं? मैंने कहा इतनी इमोशनल हो गई वो लड़की। मैंने कहा रिलैक्स बेटा, अपने आप को संभालिए, रुको ना, मैं अरे रुकिए, मैं जो बोला, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो 100% फेवर में होगा। लोग पागल थोड़े ना, किसी न किसी ने तो बिजनेस किया ही होगा। अब क्या करने का, मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक हॉस्पिटल चालू करना, एक एयरलाइन, और मान लो एक बिग बाजार। तो मुझे क्या चेक करना था, कंपेरेटिवली किसमें अनफेवरेबल कम है। अनफेवरेबल तो होंगे ही रहे, ऐसा कोई भी नहीं कि 5 के 5 फेवरेबल में है। ऐसा एक भी बिजनेस नहीं मिल, चाह कर भी नहीं मिल सकता कोई भी बिजनेस। शर्त लगा लो, कोई भी बिजनेस ले लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो अभी क्या करना पड़ेगा, तीनों के बोलो ना, क्या करना पड़ेगा? अरे यार, तीनों में से वही बिजनेस चूज करना पड़ेगा जिसमें कंपेरेटिवली जो कम, मतलब ज्यादा अच्छा है अपने लिए। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? इसका मेमोरिटी नहीं क्या उनका, पोर्टर बाबा की रेस, पोर्टर बाबा की, पोर्टर बाबा की, बाबा की जय नहीं बेटा, बाबा की। अरे मैं बाबा की, पोर्टर बाबा की रेस। बाबा मतलब बायस का बागनी पावर, आर मतलब क्या, राइवल, इसका मतलब है एंट्रेंस, सब्स्टिट्यूट, और इसका मतलब है सप्लायर। पोर्टर बाबा की, बाबा की, बाबा की, बाबा की। अब आगे बोलो ना, बाबा की क्या? नहीं मतलब बाबा का मतलब बोलो। बायर का बार्गेनिंग पावर, अगर उस धंधे में मान लो एयरलाइन का धंधा है, बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? अरे बायर का बार्गेनिंग पावर मतलब बायर तो उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा है ना, इसलिए अपने ऊपर प्रेशर, मतलब अपने लिए फेवरेबल है क्या अनफेवरेबल है? और ये क्या दूसरा आर मतलब क्या, मतलब बोलिए इसका। नहीं एयरलाइन की धंधा की कम है, ज्यादा है, तो मतलब मेरे ऊपर प्रेशर, ई फॉर व्हाट, एयरलाइन के धंधे में नए नए लोग आना संभावना ज्यादा है कि कम है? कम है, इसलिए मेरे ऊपर प्रेशर ऑफ कंपटीशन कम है कि ज्यादा है? कम। एस फॉर व्हाट, सब्स्टिट्यूट, इस धंधे के हार्डली कुछ है और नहीं भी, मतलब तो प्रेशर मेरे ऊपर, मतलब कोई भी इंसान कोई भी कंट्री में एयरलाइन का बिजनेस जो चालू है वो हमेशा चालू ही रहेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया में नहीं है। और लास्ट में क्या लिखा है, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगा या एसपी एयरलाइन का? मतलब वो मुझे कोई भी भाव में बेचेगा, मुझे खरीदना ही है, तो मेरे लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल है? तो 500 बातों को देखते क्या लगता है, 3 कंडीशन मेरे खिलाफ है, इसीलिए मुझे काम करना नहीं है। बोलो सही है क्या नहीं? अब लिखे वहां पे एक चिट्ठी लगा के, एक चिट्ठी लगाओ वहां पे। कहां पे लगाएंगे चिट्ठी? हाँ, पेज नंबर 16 आसपास, हाँ 16-17 किधर भी लगाओ, और लिखो वहां पे केस स्टडी कौन सी है, एयरलाइंस। जो लोग नए ज्वाइन किए सिर्फ एसएम में ही, वो लोग समझ लो कि बाजू वाले कैसे लिख रहे हैं। चिट्ठियां लगाने की परंपरा है। लिखो रे तुम लोग, क्या लिखेंगे वहां पे? लिखो पोर्टर बाबा की रेस। बहुत लिखवाना है, 2 चिट्ठियां लग सकती है बेटा, ऐसा मत बोलो। लिखो नंबर 1 लिखेंगे आप, ऐसा लिख देना अपने, पोर्टर बाबा की रेस, इतना सिर्फ हेडिंग लिखो, बाकी कुछ नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूं लिखो। अब लिखो नंबर 1 पॉइंट, बाबा का मतलब क्या हो रहा है? लिखो बायर्स का बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर।
कुछ भी हो जाए। बायर्स का बार्गेनिंग लिखा क्या आपने? अच्छा बताओ, एयरलाइन के बिजनेस में बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? अरे एयरलाइन के बिजनेस में बायर का बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है? लिखो बायर का बार्गेनिंग पावर, आप नीचे लिखो डैश करके, सिंस देयर आर मेनी सेलर्स bargaining power of buyer is what? High or low? High. That is why it's very high. That is why buyer का bargaining power is what? Very high. अब बताओ क्या होगा? इसलिए हमारे ऊपर ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? That is why it is what? That is why it is unfavorable. अच्छा दूसरी बात, कौन सी बात लिखो? आर मतलब क्या? राइवलरी लिखो, राइवलरी। राइवल्स का मतलब लिखो, इन एयरलाइंस, इन एयरलाइन इंडस्ट्री देर आर व्हाट? देर आर क्या बोलो? लेस और मोर राइवल्स? मोर राइवल्स। नाम बोलो कौन से? स्पाइस जेट, इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, गो एयर, एक्सेट्रा। दैट इज वाई, अब बताओ ये काम एसपी एयरलाइन के लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? दैट इज वाई इट इज व्हाट? अनफेवरेबल। दैट इज वाई इट इज अनफेवरेबल। फेवरेबल है अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। चिट्ठी खत्म हो तो दूसरी लो। ई फॉर न्यू एंट्रेंट्स लिखो। आर का में ई है ना? ई फॉर व्हाट? न्यू एंट्रेंट्स। अब बताओ मोर न्यू एंट्रेंट्स है लेस? लेस न्यू एंट्रेंट्स। मैं किसका एग्जांपल समझा रहा हूं आपको? एल लेस न्यू एंट्रेंट्स इज इक्वल टू फेवरेबल अनफेवरेबल? बोल रहे नहीं? फेवरेबल। किसके लिए फेवरेबल? फेवरेबल किसके लिए? एसपी के लिए। मतलब एसपी एयरलाइन स्टार्ट हो रहा होगा तो एस फॉर लिखो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के बारे में कुछ तो बोलो भाई। नो सब्स्टिट्यूट लिख दो। नो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो काम हवा से होता है तो पानी से नहीं। नो सब्स्टिट्यूट इज इक्वल टू व्हाट? फेवरेबल। और लास्ट में बोलिए एक सब्स्टिट्यूट और एक क्या है? सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर। सप्लायर्स बार्गेनिंग पावर देखते कितने लोगों को याद आ रहा है? सप्लायर लिखो। देर आर ओनली टू सप्लायर्स। देर आर ओनली टू सप्लायर्स। ओनली टू सप्लायर्स। आप कुछ बोलेंगे? देर आर ओनली टू सप्लायर्स। तो क्या करना अभी? तो अब दो ही सप्लायर, तो मुझे तो उनसे ही लेना पड़ेगा। तो वो तो मुझे किसी भी रेट पे बेचेंगे। तो मेरे लिए फेवरेबल क्या अनफेवरेबल? देखो अनफेवरेबल। दैट इज वाई इट इज व्हाट? इट इज अनफेवरेबल। इसीलिए वो अनफेवरेबल माना जाता है। आपके सॉन्ग 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। एक बार रिवाइज करने तो बताओ बच्चों, बिजनेस करने के 5 ऑब्जेक्टिव कौन से? बोल सकते हैं वापस से सीक्वेंस में? सर्वाइवल। आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एफिशिएंसी एंड व्हाट? इसके लिए गूगल का एग्जांपल लिया था। अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोर्टर के 5 फोर्सेस। 5 फोर्सेस का नाम बोलो। पोर्टर बाबा की। बाबा मतलब क्या? बायर का क्या? नंबर 2 आर मतलब? नंबर 3 ई मतलब?
सप्लायर का बार्गेनिंग याद है? 1 मिनट रुकेगा, जाने की घाई मत करिए। आप लाइन देखना क्या लिखा है। फ्लिपकार्ट लॉस रुपीस कितना? 2000 करोड़ का लॉस है उसको। बताओ इतना लॉस कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? हैव यू हर्ड वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड वेंचर कैपिटल? इसमें क्या होता है, ये बाहर के लोग जो है ना, उनको क्या लग रहा है ये बहुत भारी वाला बिजनेस है इंडिया में, जो आने वाले समय में बहुत बूम में रहेगा, ग्रोथ में रहेगा। इसलिए आज ये कंपनी क्या कर रही है, लॉसेस में क्यों ना हो, सिर्फ अपना नाम कर रही है, क्योंकि बाकी लोग इसका लॉस, बाकी कंपनी इसका लॉस बर्दाश्त कर रही है। समझा क्या मैं क्या बोला? सारे लोग क्यों पैसे लगा रहे हैं इसमें? इनको लगता है कि आने वाले सालों में, क्या आपको लगता है पोर्टर बाबा के हिसाब से ये फेवरेबल बिजनेस है कि आज की तारीख में अनफेवरेबल है? आज की तारीख में अनफेवरेबल, सब कुछ गलत ही उसमें। राइवल्स कम है कि ज्यादा है? न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट दुकान में भी मिलता है, मॉल में मिलता है। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बहुत है, और बायर का बार्गेनिंग पावर, मतलब कोई भी, आप जरा देखना यहां पे क्या लिखा है। कितने लॉसेस है देखो रे, 2000 करोड़, 1700 करोड़ लॉसेस का भी कंपटीशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर डिटेल चर्चा कल और करेंगे, है ना? थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।